वेलकम एवरीवन, दिस इज प्रिंस संजीव। पिछले लेक्चर वीडियो तक हम लोग सर्कल टॉपिक खत्म कर चुके थे। इस लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर जेईईएमएस क्वेश्चन, जिससे हमारा कंसेप्ट और ज्यादा बेहतर हो। क्वेश्चन शुरू करने से ना पहले एक सवाल पूछेंगे। सवाल ये है कि हम ये प्रीवियस ईयर जेईईएमएस क्वेश्चन कर क्यों रहे हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हमें क्वेश्चन करना था तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत सारा क्वेश्चन कर चुके हैं, हर तरह का सवाल कर चुके हैं हम। ऐसा कोई पोर्शन बचा ना हो जिसका हम सवाल ना किए हो। लेकिन फिर ये प्रीवियस ईयर जेईईएमएस क्वेश्चन हम क्यों कर रहे हैं? इसे स्किप भी तो कर सकते हैं। क्यों कर रहे हैं हम, जब ऑलरेडी इतना तरह का सवाल कर चुके हैं, छोटा बड़ा हर तरह का सवाल कर चुके हैं, हर पोर्शन को टच किए हैं। तो फिर ये प्रीवियस ईयर जेईईएमएस क्वेश्चन क्यों हम इसे स्किप नहीं कर देते हैं? हमारा टाइम बचेगा। क्यों कर रहे हैं फिर हम ये प्रीवियस ईयर जेईईएमएस क्वेश्चन? तो बात सिर्फ इतना सा है ना कि अगर आप किसी का फ्यूचर नहीं देख सकते तो फिर उसका पास्ट देखिए। आपका जो जेईई मेन एग्जाम होने वाला है उसमें क्या क्वेश्चन आएगा आपको तो पता है नहीं। आपको नहीं पता है ना क्या क्वेश्चन आएगा। अगर आपको पता रहता क्या क्वेश्चन आएगा तो आप सिर्फ वही सवाल करते और मार्क्स इजिली उठा सकते थे। लेकिन आपको पता नहीं क्या सवाल आएगा उसमें। तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर जेईई मेंस क्वेश्चन जो है हमारा, प्रीवियस ईयर जेईई मेंस क्वेश्चन क्या है हमारा, जो पिछले कई सालों में पूछा गया है जेईई मेंस में, उन सभी तरह का सवाल से एक इंपॉर्टेंट लर्निंग लेंगे। क्या लर्निंग लेंगे कि एग्जामिनर का इंटरेस्ट क्या है पूछने में, किस पोर्शन से वो पूछ रहा है। क्योंकि सर्कल इतना बड़ा है, सर्कल का टॉपिक अगर आप मान ले इतना बड़ा और एग्जामिनर का इंटरेस्ट है सिर्फ इतना, तो इतना बड़ा में सिर्फ इतना पूछ रहा है तो हम सब पे फिर क्यों फोकस करेंगे? जिस तरह का सवाल पूछ रहा है सिर्फ उसी पे फोकस करेंगे। सब पे क्यों करेंगे? सब पे करेंगे तो टाइम लगेगा ना, और हमारे पास टाइम लिमिटेड है। सिर्फ 2 साल का हमें टाइम मिलता है जेईई मेंस जेईई एडवांस के लिए। अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं तो सिर्फ 1 साल का आपको टाइम मिलेगा। तो टाइम हमारे पास लिमिटेड है। ऐसा नहीं कर सकते कि हम पढ़े जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि एग्जाम में किस तरह का सवाल पूछ रहा है, तो वो हम कर नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर आप इमेजिन करिए कि आप पूछ रहा है इतना सा सर्कल टॉपिक में से और आप पूरा पढ़े जा रहे हैं, तो टाइम तो आपके पास लिमिटेड है। कोई ना कोई टॉपिक, दूसरा टॉपिक आपका छूटेगा। तो हमें समझदारी से काम लेना है कि जिस तरह का एग्जामिनर का एरिया ऑफ इंटरेस्ट है सवाल पूछने में, उसी तरह का सवाल पे हमारा फोकस रहेगा। और खासकर जब हम रिवीजन कर रहे होंगे तो उसी तरह का सवाल पे हमारा ज्यादा फोकस रहेगा। समझे? तो उसी तरह का सवाल पे हमारा ज्यादा फोकस रहेगा। और जो टाइम बचेगा ना, आप इतना करने से अच्छा है कि जिस पे पूछ रहा है वो करिए, और जो टाइम बचा वो किसी दूसरे सब्जेक्ट में देख दीजिए। आप फिजिक्स में दीजिए, केमिस्ट्री में दीजिए, या फिर मैथ्स का किसी और टॉपिक को, और जो टॉपिक आपका वीक रह गया है उसे स्ट्रॉन्ग करने में दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं कि एक ही टॉपिक को पूरा पढ़े जा रहे हैं और एग्जामिनर हमसे सवाल पूछ नहीं रहा है, तो फिर वहां पर दिक्कत हो जाएगा। तो आपको बस इतना समझना है कि जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर जेईई एडवांस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि हम जान सके कि एग्जामिनर का एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है क्वेश्चन को लेकर के। वो जिस तरह का सवाल पूछना चाह रहा है उस पर हमारा फोकस ज्यादा रहेगा। हालांकि पढ़ेंगे, हम पूरा पढ़ेंगे क्या, ऑलरेडी हम सर्कल टॉपिक तो सारा का सारा कवर कर चुके हैं। हर तरह का सवाल कर चुके हैं, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल का हम सवाल कवर कर चुके हैं। अगर बोर्ड का लेवल यहाँ है, जेईई मेंस का यहाँ है, जेईई एडवांस का यहाँ है, तो इससे एक लेवल ऊपर का हम सवाल कर चुके हैं। कुछ भी ऐसा हम छोड़े नहीं है। टाइम लगा, आप देख सकते हैं कुछ लेक्चर वीडियो 2 3 4 घंटा का भी गया है। लेकिन क्यों इतना मेहनत की है? इसलिए मेहनत की है ताकि हम एडवांस एक लेवल ऊपर का लेके चले, कि अगर कभी थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे पूछे ना तो हमें दिक्कत ना हो। ऐसा ना हो कि थोड़ा सा ऊपर गया और हम पढ़े इतना थे, फिर हम डूब जाएंगे, नहीं कर पाएंगे उस तरह का सवाल। तो एक लेवल ऊपर का इसलिए लेकर के चले ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। ठीक है? तो आपको समझना इतना है कि प्रीवियस ईयर जेईई मेंस क्वेश्चन से एक इंपॉर्टेंट लर्निंग लेना है कि किस तरह का सवाल पूछता है, और उस तरह का सवाल पे हमारा, जब हम रिवीजन कर रहे हो तो उस तरह का सवाल पे हमारा ज्यादा फोकस हो, ताकि हम एग्जाम में एक बेहतर परफॉर्मेंस दे करके आए। ठीक है? देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या बोल रहा है, द पॉइंट डायमेट्रिकली अपोजिट टू द पॉइंट 1,0 ऑन द सर्कल, और हमारे पास एक सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है? यहां पर क्या बोल रहा है हमसे, हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल पर का एक पॉइंट क्या बोल रहा है, ये 1
कॉमा 0, ऐसा मान लेते हैं इसे ए। तो एक पॉइंट है ए 1 कॉमा 0 और हमसे पूछ क्या रहा है, डायमेट्रिकली अपोजिट टू द पॉइंट 1 कॉमा 0। तो डायमेट्रिकली अपोजिट करने का क्या मतलब है कि अगर पॉइंट ए डायमीटर का एक पॉइंट है तो डायमीटर का दूसरा पॉइंट बताइए, दूसरा इंड पॉइंट बताइए। तो इसे हम मान लेते हैं बी अल्फा कॉमा 0। इसे हम क्या मान लेंगे, बी अल्फा कॉमा 0। देखेगा इसे कैसे सॉल्व करेंगे आप। एक तरीका तो ये है कि ये डायमीटर है ना, तो सेंटर इसी पर लाई करेगा और सेंटर कितना है, सर्कल का इक्वेशन से हम देख के बता सकते हैं कितना है, -1 कॉमा -2। -g कॉमा -f होता है ना, तो ये हो जाएगा हमारा -1 कॉमा -2। इसे मान लेते हैं सेंटर सी। तो सी पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ए बी का मिड पॉइंट। तो यहां से हम बोल सकते हैं, लिखेंगे यहां पर अल्फा +1 अपॉन 2 इक्वल टू -1। ये मिड पॉइंट हो गया ना हमारा सेंटर ए बी का। एंड बीटा, ये अल्फा कॉमा बीटा था, 0 कैसे हो गया, अल्फा कॉमा बीटा हम मान लिए। तो बीटा +0 अपॉन 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, सेंटर कितना है -1 कॉमा -2 ना, तो ये हो जाएगा हमारा -2। तो यहां से अल्फा का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, -3 और यहां से बीटा का वैल्यू हमारा कितना आ रहा है, -4। तो ये पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा, -3 कॉमा -4। और यही पॉइंट हमसे पूछा था, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, थर्ड ऑप्शन। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा और आपको मिल जाएगा 4 नंबर। अगर गलत किए तो आपको मिलेगा -1। तो इस तरीके से इस सवाल को सोचा जा सकता था। अब इसे एक दूसरे तरीके से भी सोचा जा सकता है। इसे अगर हम मान ले मेथड नंबर 1, तो इसे एक दूसरे तरीके से भी सोचा जा सकता है। कैसे, देखेंगे यहां पर। ये तो एक नॉर्मल तरीका हो गया जिससे कोई भी सोच सकता है। एक दूसरा तरीका समझिए, ए और बी हमारा क्या है, डायमीटर का एंड पॉइंट। तो क्या हम डायमेट्रिक फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं, अगर ए और बी पॉइंट को हम लेकर चले तो डायमीटर का एंड पॉइंट लिख सकते हैं। क्या बनेगा हमारा, x² माइनस सम ऑफ एब्सिसा ऑफ एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर, क्या बनेगा, अल्फा +1 टाइम्स ऑफ x प्लस अल्फा इंटू 1। आपको याद होगा डायमेट्रिक फॉर्म हमारा क्या होता है, दो क्वाड्रेटिक का सम होता है। एक x में क्वाड्रेटिक होता है जिसका रूट क्या होता है, डायमीटर का एंड पॉइंट का एब्सिसा, और y में जो क्वाड्रेटिक होता है उसका रूट क्या होता है, डायमीटर का एंड पॉइंट का ऑर्डिनेट। तो एक ये एक क्वाड्रेटिक हो गया और दूसरा क्वाड्रेटिक हमारा क्या बनेगा, y में, जिसका रूट क्या होगा, डायमीटर का एंड पॉइंट का ऑर्डिनेट कितना है हमारा, बीटा +0, बीटा +0 टाइम्स ऑफ y प्लस बीटा इंटू 0 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पर हम दो क्वाड्रेटिक देख सकते हैं, एक x में क्वाड्रेटिक, एक y में क्वाड्रेटिक। अगर आप क्वेश्चन को देखें तो सर्कल का इक्वेशन ऑलरेडी दे रखा है। यहां पर क्या दे रखा है, यहां पर क्या दे रखा है हमें, x² प्लस 2x -3 और क्या दे रखा है, y² प्लस 4y प्लस 0, 4y प्लस 0। तो ये भी सेम सर्कल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दोनों सेम सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कंपेयर करके हम अल्फा और बीटा का वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या, निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। कैसे निकालेंगे, देखिएगा यहां पर, यहां से हम बोल सकते हैं अल्फा +1 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, -2, और यहां से कंपेयर करिए बीटा +0 कितना आ जाएगा हमारा, -4। तो यहां से आपका अल्फा का वैल्यू आ गया -3, यहां से बीटा का वैल्यू आ गया -4। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से अल्फा कॉमा बीटा निकाल सकते हैं। क्या आ गया हमारा, -3 कॉमा -4, -3 कॉमा -4। अब आपसे सवाल ये है
कि आप किस तरह से इसे सॉल्व करके आते हैं एग्जाम में। अगर एग्जाम में इस तरह का सवाल मिल गया आपको तो आप किस तरह से सॉल्व करके आते हैं एग्जाम में इसे। आप बोलिएगा आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे मेथड 1, कुछ बोलेंगे मेथड 2, कुछ बोलेंगे मेथड 1 ज़्यादा आसान है, कुछ बोलेंगे मेथड 2 ज़्यादा आसान है। बट हम आपसे पूछें कि स्मार्ट तरीका कौन सा है इन दोनों में से क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो इसका आंसर सिर्फ इतना है कि जो आपको पहले क्लिक कर जाए, जो आपके दिमाग में पहले मेथड आ जाए उसी से सॉल्व करिए। ठीक है, तो एग्जाम में मैटर नहीं करता कि आप किस मेथड से सॉल्व करते हैं, किस मेथड से सॉल्व करते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कितना जल्दी सही सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप मेथड 1 से करिए चाहे मेथड 2 से करिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। एट द एंड आप सही आंसर लेकर के आ रहे हैं कि नहीं वो मैटर करता है। और प्लस एक लिमिटेड टाइम में 2 मिनट अगर आपको मिल रहा है तो 2 मिनट में आप कर सके वो मेथड को चूज करिए। ठीक है, तो हाँ, एक तीसरा जो दिमाग में रखना है कि जो पहले आ जाए दिमाग में उसे सही सॉल्व करिए। ऐसा ना हो कि मेथड 2 आपको आता ही नहीं, आप मेथड 2 के चक्कर में कि नहीं अब आ जाएगा याद करने की कोशिश करें, वो नहीं, जो क्लिक कर गया उससे सॉल्व करिए और कोशिश करिए कि जल्दी से जल्दी सॉल्व करें जिससे आपका टाइम सेव हो और फिर आप पूरा पेपर अच्छे से सॉल्व करके आए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जिसका आंसर कितना आया हमारा -3, -4। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोल रहा है, 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट A, B and C are given in a 2-dimensional coordinate plane। ठीक है, 2D कोऑर्डिनेट प्लेन पर है ABC पॉइंट हमारा। तो ऐसा करते हैं ना, बना लेते हैं 2D कोऑर्डिनेट प्लेन मतलब XY प्लेन, ये XY प्लेन का बात कर रहा है। ठीक है, सच दैट द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ एनी वन ऑफ देम मतलब AB में से कोई एक। हमारे पास 3 पॉइंट है ABC जो कि 2D प्लेन पर है मतलब XY प्लेन पर है। सच दैट रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ एनी वन ऑफ देम, मान लेते हैं फिलहाल इन तीनों में से एक A, तो सच दैट रेशियो ऑफ A फ्रॉम द पॉइंट 1,0 टू द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट -1,0 इक्वल टू 1/3। तो यहां पर क्या बोल रहा है हमसे कि 2 पॉइंट अलग से बता रहा है ना, एक 1,0 और दूसरा -1,0। और यहां पर क्या बोल रहा है कि ABC में से ABC तीनों यहां पर क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ एनी वन ऑफ देम फ्रॉम द पॉइंट 1,0। ऐसा करते हैं, नाम देते हैं सबका, इसका मान लेते हैं, ऐसा करते हैं ना, ये एनी वन ऑफ देम बोल रहा है तो ABC को इन जनरल हम पॉइंट P मान लेते हैं। ठीक है, पॉइंट P मान लेते हैं H, K। ये पॉइंट P, H, K हमारा A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, C भी हो सकता है, और तीनों क्या है, डिस्टिंक्ट पॉइंट है, ये याद रखिएगा, डिस्टिंक्ट पॉइंट है हमारा। तो यहां पर क्या बोल रहा है, इसका नाम दे Q, इसका नाम दे R। तो यहां पर बोल रहा है P का R से जो डिस्टेंस है और P का जो Q से डिस्टेंस है, उन दोनों का रेशियो हमारा कितना है, 1/3। तो इसे कनेक्ट कर दीजिएगा पहले। तो यहां पर हमारा क्या बोल रहा है, PR अपॉन PQ इक्वल टू 1/3। पॉइंट P क्या है हमारा, AB में से तीनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, AB में से तीनों में से कोई भी हो सकता है, इक्वल टू 1/3। अगर हम PR को देखें तो क्या कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, PR दोनों पॉइंट हमें पता है, कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना आएगा हमारा, K माइनस डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, K -0 का स्क्वायर, ऐसे लिखिए, पहले H वाला लिखिए, H -1 का स्क्वायर प्लस K -0 का स्क्वायर, ये हो गया आपका PR। PQ कितना हो जाएगा आपका, √ ऑफ H +1 हो जाएगा ना, प्लस K -0 का स्क्वायर इक्वल टू 1/3। ऐसा करिए ना, दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए और फिर ये 9 बनेगा ना, तो 9 को उस तरफ ले जाएंगे, तो ये हमारा बनेगा 9 टाइम्स, और इधर क्या लिखा हुआ है, H -1 का स्क्वायर मतलब H² + 1 - 2H, और क्या बनेगा, K², और रूट तो हट जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर किए। राइट हैंड साइड क्या बनेगा हमारा, 1 टाइम्स, ये क्या लिखा हुआ है हमारा, H² + 1
प्लस 2h प्लस के स्क्वायर। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, 8 टाइम्स एच स्क्वायर के स्क्वायर है ना, तो इधर 9 टाइम्स है, उधर 1 टाइम्स है, तो माइनस होगा, इस तरफ आएगा तो माइनस में जाएगा, तो ये बनेगा 8 टाइम्स एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और इधर कितना है -18h, इधर से 2h और आएगा तो क्या बन जाएगा -20h। के इधर है क्या, के इधर नहीं है, इधर क्या है 9 और उधर से 1 आएगा तो क्या बनेगा 8, 9 - 1 = 8, 0। अब ऐसा करिए 8 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हमारा बनेगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 5/2h प्लस 1 = 0, प्लस 1 = 0। ये हमारा क्या आया, अगर आप इसे अच्छे से देखें तो ये हमारा क्या आया, ये क्या है हमारा, अगर आपसे हम पूछे ये इक्वेशन दे करके पूछे किसका इक्वेशन है हमारा, तो आप क्या बोलिएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल। और पता कैसे चला ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, एक्स एच स्क्वायर और के स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखिए क्या है हमारा 1, मतलब सेम है, एक्स एच एच के वाला टर्म नहीं है हमारा, तो ये क्या है हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल। और ये एच और के क्या था हमारा, एच और के क्या था हमारा, इन जनरल हम एबीसी में से इन तीनों को इन जनरल क्या मान लिए थे, एच कॉमा के, मतलब ये पॉइंट पी एच कॉमा के हमारा पॉइंट ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, तीनों इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ, तीनों ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि इस इक्वेशन को पॉइंट ए अगर मान लेते हैं x1 y1 भी सेटिस्फाई करेगा, पॉइंट बी x2 y2 भी सेटिस्फाई करेगा, पॉइंट सी x3 y3 भी सेटिस्फाई करेगा, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये तीनों पॉइंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये तीनों पॉइंट इन जनरल हम ए बी सी को क्या मान लिए थे, एच कॉमा के, तो जो इक्वेशन है उसे ए बी सी तीनों सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अगर आप इसे ए मान के चलते x1 y1 तो क्या बनता है आपका x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू -5/2 टाइम्स ऑफ x1 प्लस 1 = 0। अगर x2 y2 मानते p को तो आपका क्या बनता है x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर -5/2 टाइम्स ऑफ x2 प्लस 1 = 0। मतलब ए बी सी ये तीनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर ये तीनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और ये क्या है हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल, देखेंगे यहां पर, और ये तीनों पॉइंट डिस्टिंक्ट है ना, डिस्टिंक्ट है मतलब तीनों पॉइंट सेम नहीं है, तीनों पॉइंट अलग अलग है। तो तीनों पॉइंट को अगर हम कनेक्ट करें, तीनों पॉइंट को अगर हम कनेक्ट करें तीनों पॉइंट को अगर हम कनेक्ट करें, यहां पर जानते एक ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे दिक्कत लग रहा है, दिक्कत ये लग रहा है यहां पर डिस्टिंक्ट पॉइंट बोला है, लेकिन डिस्टिंक्ट इस तरह से भी तो हो सकता है ना, हाँ हो सकता है, तो जरूरी है क्या ट्राइंगल बनेगा, बट यहां पर बोल रहा है देन द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल एबीसी। अब बात कर रहा है सर्कम सेंटर वो ट्राइंगल का जो एबीसी बना रहा है, मतलब कोलिनियर तो नहीं होगा। जब खुद ही बोल रहा है क्वेश्चन में तो हमें क्या सोचना, जब बोल रहा है पूछ रहा है तो सही बोल रहा होगा। तो ये एबीसी को क्या बोल रहा है, डिस्टिंक्ट है, और यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि ये कोलिनियर नहीं है। ठीक है, कोलिनियर नहीं है, और ये एबीसी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और ये क्या है हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल, मतलब इस इक्वेशन इस सर्कल पर लाई कर रहा है। ये जो सर्कल का इक्वेशन आया हमारा इस सर्कल पर लाई कर रहा है, इस सर्कल पर लाई कर रहा है। पूछा क्या है हमसे, देन द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल एबीसी इज, हम एबीसी का सर्कम सेंटर पूछ रहा है। एबीसी का सर्कम सेंटर क्या होगा, वो सर्कल जिसपे ये तीनों पॉइंट लाई कर रहा है उसका सेंटर। एबीसी का जो ट्राइंगल बन रहा है उसका सर्कम सेंटर बोल रहा है यहां पर, उसका सर्कम सेंटर क्या होगा हमारा,
वो सर्कल जिस पे एबीसी तीनों लाई कर रहा है उसका सेंटर। और एबीसी तीनों किस पे लाई कर रहा है? इस सर्कल पे। जब इस सर्कल पे लाई कर रहा है एबीसी हमारा, इस सर्कल पे लाई कर रहा है हमारा एबीसी तीनों, तो सरकम सेंटर किसका, सरकम सेंटर हमारा कितना होगा? इसी सर्कल का सरकम सेंटर होगा हमारा। कितना हो जाएगा? इसका सरकम सेंटर नहीं निकाल सकते क्या? इसी का सेंटर हमारा सरकम सेंटर हो जाएगा। कितना आएगा हमारा? 5/4 कॉमा 0 -g कॉमा -f। तो ये सवाल थोड़ा सा अच्छा सवाल है, थोड़ा सा नहीं बहुत ही अच्छा सवाल है ये। तो इस क्वेश्चन में आपको समझना ये था कि एबीसी हमारा तीनों डिस्टिंक्ट पॉइंट है और वो एक ट्राइंगल बना रहा है। अगर वो एक ट्राइंगल बना रहा है और ये कंडीशन से हमें क्या मिला था कि ये एक इक्वेशन ऑफ सर्कल को ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। अगर एक सर्कल का इक्वेशन को ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब उस सर्कल पे ये तीनों पॉइंट है और हमें चाहिए वही था, हमें चाहिए वही सर्कल का सरकम सेंटर था, सर्कल का सेंटर था जिसपे ये तीनों पॉइंट लाई करे। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? इसी सर्कल का सेंटर कितना आ रहा है हमारा? 5/4 कॉमा 0। तो ये 4 ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को आप सॉल्व कर सकते हैं। ये कब पूछा गया है आपका? 2009, बहुत पहले। 10-12 साल, कितना साल हो गया? 15 साल हो गया क्या? बहुत पहले पूछा गया है, ठीक है। और उस समय AIEEE होता था, तो उस समय इस तरह का सवाल ज़्यादा पूछा जाता था कि जो जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाए, मतलब उतना डेप्थ में नहीं पूछता था। अब तो फिर भी उससे थोड़ा डेप्थ में पूछता है, लेकिन उस समय इतना डेप्थ में नहीं पूछता था। उस समय नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा रहता था और टाइम कम रहता था, तो जो स्पीड से सॉल्व हो पाए उसी तरह का सवाल पूछता था। जो स्पीड से सॉल्व हो पाए उसी तरह का सवाल ज़्यादा पूछता था। आप ऐसे भी इन जनरल याद रखिए कि कई बार क्वेश्चन होगा ना कि कई बार एग्जाम में आपके साथ होगा कि आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू किए, ठीक है, और वो क्वेश्चन ना खत्म नहीं हो रहा है, आप सॉल्व कर रहे हैं तो काफ़ी लंबा चलते चला जा रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा टाइम ज़्यादा लग रहा है इस क्वेश्चन में, समझे। तो होता क्या है ना कि आपका जब टाइम लगता है तो आपको लगता है बस थोड़ी देर में आंसर निकल जाएगा, बस थोड़ी देर में आंसर निकल जाएगा, बस थोड़ी देर में आंसर निकल जाएगा, और उस चक्कर में 5-10 मिनट आपका खत्म, 5-10 मिनट खत्म आपका। तो उस तरह का सवाल जहां आप अटक जाए, आपको उसको बाद में करना है, लास्ट में करना है। शुरू का टाइम ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक बार आपका टाइम लॉस हो गया ना तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी आपका लो होते चला जाएगा। क्योंकि आप सोचिए अगर 10 मिनट आप एक ही क्वेश्चन में वेस्ट कर दिए, और एक क्वेश्चन पे इन जनरल 2 मिनट का टाइम था आपका, एवरेज 2 मिनट मान ले एक क्वेश्चन पे, तो आप उस 10 मिनट में 5 सवाल कर सकते थे। अगर आप वो सवाल एट द एंड आप 10 मिनट लगा के सॉल्व भी कर लिए तो फायदा क्या? आपको मिलेगा तो 4 ही नंबर। और सोचिए वो सवाल अगर आप छोड़ देते, उसके जगह पे कोई और आसान सा 5 सवाल कर लेते उसी पेपर में से, तो आपको कितना मिलता? 5 सवाल का आपका बनता है 20 नंबर। कहाँ आपको 4 नंबर, कहाँ 20 नंबर। तो वो सवाल आप सॉल्व भी कर लिए ना, तो इसमें कुछ खुशी वाला बात नहीं है कि हाँ हम 10 मिनट लगकर एक सवाल सॉल्व कर लिए, इसमें कोई खुशी का बात नहीं है। एक लिमिटेड टाइम के अंदर आपको सवाल सॉल्व करना है। तो आपको एग्जाम में ये भी पता होना चाहिए किस तरह का सवाल को हमको छोड़ना है, नहीं करना है। जरूरी नहीं कि हर सवाल आप करें ही। इस तरह का सवाल आए ना तो इस तरह का सवाल को आप मार्क कर ले और लास्ट में करें एग्जाम में। किसी भी सवाल में आपको एक तो पहले ही देख के पता चल जाता है, और अगर मान लीजिए शुरू भी कर दिया और आपको फिर भी समझ में आ गया कि हाँ इसमें तो टाइम लगेगा, मान लीजिए आप 1 से 1.5 मिनट दिए और आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें 10 मिनट लगेगा सॉल्व करने में या 6 मिनट लगेगा सॉल्व करने में, तो आप छोड़ दीजिए उस सवाल को। 1.5 मिनट गया तो गया, लास्ट में एक और फिर से अटेम्प्ट वहीं से शुरू करके आप सॉल्व करिएगा, लेकिन फिलहाल उसे छोड़ दीजिए ताकि आप और सवाल कर सके। क्या पता उसका अगला सवाल बहुत ईजी हो जो आपका 1 मिनट में ही सॉल्व हो जाए। तो ऑब्सेस नहीं होना है आपको किसी भी सवाल से। ऐसा नहीं कि मुझे ये सवाल करना है तो करना है, इसमें टाइम दे दिए, इसे शुरू कर दिए तो करना ही करना है, ऐसा नहीं। बहुत लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ तो 2 सॉल्व हुआ तो 3 सॉल्व हुआ तो 4, ऐसे नहीं करना है आपको ऐसे सॉल्व करना है। 1 सॉल्व हो गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 दिक्कत लग रहा है कुछ, स्किप। क्वेश्चन नंबर 3 दिक्कत लग रहा है, स्किप। क्वेश्चन नंबर 4 बन गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 दिक्कत हो रहा है, स्किप। क्वेश्चन नंबर 6 बन रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 बन रहा है, 8 बन रहा है, 9 बन रहा है, 10 बन रहा है, 11 बन रहा है। इस तरह से आपको करना है। जो नहीं सॉल्व होने का आपको लग रहा है उसको स्किप मारिए।
स्किप मतलब ये नहीं कि छोड़ ही देना है, लास्ट में जब टाइम बचेगा तब सॉल्व करना है, फिर से एक बार एफर्ट लगाना है, लेकिन शुरू का टाइम में नहीं लगाना है, फिर आपका मेहनत बर्बाद हो जाएगा फिर। और एग्जाम में आपको 3 घंटा ही मिलता है ना, जेई मेन का अगर बात करें तो 3 ही घंटा मिलता है, और 3 घंटा में 3 पेपर, मतलब 180 मिनट 3 सब्जेक्ट के लिए। तो एक सब्जेक्ट के लिए कितना आपका पड़ा 60 मिनट, तो करीब करीब 150-2 मिनट एक क्वेश्चन के लिए होता है आपके पास। तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, 60 मिनट के अंदर ही आपको पूरा का पूरा मैथ्स जो आप 2 साल में पढ़े हैं या 1 साल में पढ़े हैं उसको अपना अच्छा एक आउटपुट देना रहता है। ठीक है, तो 1 घंटा के अंदर ही सारा का सारा डिसाइड होता है हमारा। ठीक है, तो अभी तो हम लर्निंग ले रहे हैं, तो हम हर एक मेथड को लेके चलेंगे कि किस किस तरह से इसे सोचा जा सकता था, और पूरा डिटेल में करेंगे। हम यहाँ पर अभी 2 मिनट 3 मिनट नहीं देखेंगे, क्योंकि मेरा काम अभी क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं है, आपको समझाना है कि किस तरीके से आपको ये बात समझ में आए। क्योंकि आप इमेजिन करिए, अगर मुझे ये सवाल एग्जाम में सॉल्व करना होता तो क्या हम ऐसे सॉल्व करते? नहीं, इतना लिखते नहीं कि पी ये है, क्यू है, आर ये है, ज़्यादातर चीज़ तो दिमाग में चल रहा होता। ठीक है, इतना नहीं लिखते हैं हम, इतना ये आपको नहीं बोलते कि ये सर्कल पे लाई करेगा, ये इक्वेशन देखते ही समझ जाते हैं कि तीनों एक सर्कल पे लाई कर रहा है, दिमाग में ऐसे ही सब चलते रहता है। हाँ, फिर इसका ये, फिर इसका 5/4, 0 नहीं लिखते, डायरेक्ट टिक मारते 4 पे। ठीक है, उस समय तो ऑफलाइन पेपर हुआ करता था, तो बबल को भरते, बबल हुआ करता था, 4 ऑप्शन का, चारों ऑप्शन का बबल होता था, उसमें भरना रहता था। अब तो आपको कंप्यूटर पे टिक मारना है। ठीक है, कंप्यूटर पे टिक मारना है, तो कंप्यूटर पे डायरेक्ट टिक मारेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोल रहा है? इफ P एंड Q आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल, और हमारे पास 2 सर्कल दिया हुआ है। ठीक है, देन देयर इज अ सर्कल पासिंग थ्रू P Q एंड 1, 1, 4, और हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है ऑल एक्सेप्ट 2 वैल्यूज ऑफ P एक्सेप्ट 1 वैल्यू ऑफ P। ठीक है, देखते हैं, यहाँ पर ऑप्शन पढ़ने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या बोल रहा है हमसे कि हमारे पास 2 सर्कल है, हमारे पास 2 सर्कल है, और उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ये क्या बोल रहा है? P और Q। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ये क्या बोल रहा है? P और Q। और हमसे यहां पर पूछ रहा है देन देयर इज ए सर्कल पासिंग थ्रू PQ, पासिंग थ्रू PQ। फिर कोई एक सर्कल होगा जो PQ से पास करेगा और 1, 1 से भी पास करेगा। देखिए, इसे ना कॉमन सेंस से थोड़ा सोचा जा सकता था, कॉमन सेंस से ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, उतना दिमाग नहीं लगाएंगे इसमें, कॉमन सेंस से सॉल्व करेंगे। हमारे पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है Q, और हमें एक सर्कल बनाना है जो PQ से पास करे और साथ ही साथ 1 से पास करे, 1, 1 से पास करे, साथ ही साथ 1, 1 से पास करे। तो आप कॉमन सेंस से बताइएगा कि 1, 1 कहां पर हम रखें कि सर्कल बनेगा। आप बोलिएगा कहीं पर भी रख दीजिए, मान लेते हैं यहां पर रखेंगे, तो इन तीनों पॉइंट से पास होने वाला सर्कल बनेगा, क्योंकि एक फिर एक ट्राइंगल बन गया ना, और किसी भी ट्राइंगल से सर्कल पास करता है, किसी भी ट्राइंगल से सर्कल पास करता है, कहने का क्या मतलब है? ट्राइंगल का वर्टेक्स से सर्कल पास करता है। अगर 3 पॉइंट से अगर हम एक ट्राइंगल बनाए तो इस ट्राइंगल का कोई ना कोई सर्कम सर्कल होगा ही होगा, होगा ही होगा। लेकिन व्हाट अबाउट ये PQ के बीच में ही 1, 1 आ जाए, तब क्या सर्कल फॉर्म होगा? संभव ही नहीं है। PQ और 1, 1 तीनों से पास करने वाला सर्कल एग्जिस्ट करेगा क्या? ऐसा संभव ही नहीं है। अगर PQ के बीच में 1, 1 आ गया, तो PQ के बीच में अगर 1, 1 आ गया तो कभी भी सर्कल बनेगा ही नहीं जो इन तीनों पॉइंट से पास करेगा। मतलब PQ और 1, 1 अगर हमारा कोलिनियर हो गया तो सर्कल संभव ही नहीं है। और इनके अलावा कोई अगर 1, 1 PQ वाले लाइन के अलावा कहीं भी आ जाए तो सर्कल बनेगा ही बनेगा। और यहां पर क्या बोल रहा है हमसे? देन देयर इज ए सर्कल, मतलब हमें बताना है कि सर्कल कब बनेगा, और P का वैल्यू इसमें पूछ रहा है। P का किस वैल्यू के लिए सर्कल बनेगा? तो हम देख लेते हैं कि P का वो कौन सा वैल्यू है जिसके लिए 1, 1 PQ लाइन पर नहीं आ रहा है, 1, 1 PQ लाइन पर नहीं आ रहा है। वो P छोड़ के P का हर वैल्यू के लिए सर्कल बनेगा ही बनेगा। तो PQ हमारा ये है। PQ का इक्वेशन लिख सकते हैं क्या? PQ क्या है? इन दोनों का कॉमन कॉर्ड क्या होता है हमारा? रेडिकल एक्सिस 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल का। तो PQ का इक्वेशन लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। क्या बनेगा हमारा? देखेंगे यहां पर इक्वेशन ऑफ PQ कैसे निकालेंगे हम?
S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। S1 कितना है हमारा, नीचे लिख लेते हैं। S1 कितना है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अच्छे से लिखेंगे, प्लस 3x प्लस 7y प्लस 2p माइनस 5। S2 कितना है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 0। S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 लगाकर आप PQ का इक्वेशन निकाल सकते हैं, PQ लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, x 7y माइनस 2y क्या बनेगा हमारा 5y, 2p और इधर क्या है माइनस पी स्क्वायर ना, तो ये बनेगा हमारा 2p माइनस 5 माइनस माइनस प्लस p हो जाएगा ना, प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्या आ गया हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन PQ, ये क्या आ गया हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन PQ। अब ये जो 1,1 है वो कहीं पर भी रहे सर्कल फॉर्म होगा एक्सेप्ट वो PQ पर ना हो। तो देख लेते हैं PQ पर रहने पर P का किस वैल्यू के लिए PQ पर ये रहता है। मान लेते हैं कि PQ पर 1,1 है, तो देखते हैं P का हमारा वैल्यू क्या आ रहा है। तो अगर 1,1 इसमें रखे तो ये हमारा क्या बनेगा 1 प्लस 5 प्लस 2p माइनस 5 प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा ऐसे सोचिए इसे 1,1 PQ पर नहीं होना चाहिए, तो ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से हमें क्या मिलेगा पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0। ये क्या आ गया p प्लस 1 का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से बोल सकते हैं p प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब p इज नॉट इक्वल टू -1। तो p का वैल्यू -1 नहीं होगा, तभी 1,1 इस लाइन पर नहीं लाई करेगा, क्योंकि p का वैल्यू अगर -1 हुआ तो 1,1 इस लाइन का इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा, मतलब इस लाइन पर ही होगा, और इस लाइन पर हमें 1,1 नहीं चाहिए। तो p का वैल्यू -1 पे, p का वैल्यू -1 पे 1,1 इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा, मतलब इस लाइन पर लाई कर जाएगा। तो p का वैल्यू -1 छोड़ के कुछ भी हो उससे हमें दिक्कत नहीं है, बस -1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि -1 हुआ तो सर्कल फिर फॉर्म नहीं होगा, और हमें सर्कल चाहिए ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है देयर इज ए सर्कल, और हमें सर्कल चाहिए। अगर सर्कल चाहिए तो p का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, ऑल एक्सेप्ट 1 वैल्यू ऑफ p, और वो 1 वैल्यू ऑफ p हमारा क्या है -1। वो 1 वैल्यू ऑफ p हमारा क्या है वो भी हम निकाल लिए -1। अगर हमसे पूछता तो हम बता देते कि -1 हुआ तो सर्कल पॉसिबल नहीं है, और -1 के अलावा कुछ भी हुआ p का वैल्यू तो सर्कल पॉसिबल है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 को सोचा जा सकता था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोल रहा है, फॉर अ रेगुलर पॉलीगन, ऐसा करते हैं थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, गला सूख रहा है। हाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोल रहा है, फॉर अ रेगुलर पॉलीगन, फॉर अ रेगुलर पॉलीगन let small r and capital R be the radii of inscribed and the circumscribed circle। ठीक है, a false statement among the following is। अब हमें बताना है कि इन चारों में से फॉल्स कौन है, और चारों स्टेटमेंट देखकर हमें एक चीज समझ में आ रहा है। क्या बोल रहा है यहाँ पर, देयर इज अ रेगुलर पॉलीगन विथ r बाई आर, स्मॉल r बाई कैपिटल R इक्वल टू 1/2। अच्छा स्मॉल r कैपिटल R का रेशियो एक तरीके से हमारा चारों ऑप्शन में दिया हुआ है, तो कौन सा इन सभी में से नहीं हो सकता है स्मॉल r और कैपिटल R का रेशियो। देखेंगे यहां पर ऐसा करते हैं ना, पॉलीगन एक बनाते हैं,
रेगुलर पॉलीगॉन बोल रहा है ना, तो रेगुलर पॉलीगॉन का क्या मतलब है कि सब साइड हमारा बराबर लेंथ का हो, सब साइड हमारा बराबर लेंथ का हो। तो कुछ इस तरह का होगा और ये आगे भी जाएगा, क्योंकि हमें साइड नहीं बोल रहा है, रेगुलर पॉलीगन बोल रहा है, तो ये 3 साइड का भी हो सकता है, 4 साइड का भी हो सकता है, 5 साइड का भी हो सकता है। तो इन जनरल हम मान लिए कि ये n साइड का है। अब यहाँ पर सबसे पहले किसका बात किया है, इंस्क्राइब्ड सर्कल ना। तो इंस्क्राइब्ड सर्कल मतलब क्या हो जाएगा हमारा, वो सर्कल जो इस रेगुलर पॉलीगन का हर एक साइड को टच कर रहा हो। पहले ये साइड बना लेते हैं यार, ये रेज हो गया। वो सर्कल जो इस पॉलीगन का हर साइड को टच कर रहा हो, तो हमारा कुछ इस तरह का, मान लेते हैं सेंटर हमारा ये, कुछ इस तरह का सर्कल होगा हमारा। सर्कल अच्छा सा नहीं बन रहा, लेकिन आप समझ जाइए कि इस पॉलीगन का हर एक साइड को टच कर रहा है, कुछ इस तरह का होगा हमारा। अच्छे से बनाएंगे यार, ये अच्छा नहीं लगा मुझे। चलिए, समझने पर काफी इतना। तो ये मान लीजिए ये सर्कल है और ये आगे भी जा रहा है, सभी साइड को इंटरनली टच करेगा। अगर इंटरनली टच कर रहा है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इसका रेडियस को ये क्या बोल रहा था, स्मॉल आर। इसका रेडियस को ये क्या बोल रहा था, स्मॉल आर। दूसरा किसके बारे में बात कर रहा है, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल मतलब वो सर्कल जिस पे ये पॉलीगन का सब वर्टेक्स हमारा लाई कर रहा है, ये सारा का सारा वर्टेक्स हमारा लाई कर रहा है। अगर इसका सारा का सारा वर्टेक्स किसी सर्कल पे लाई कर रहा है तो किस तरह का सर्कल बनेगा हमारा, कुछ इस तरह का बनेगा। कुछ इस तरह का बनेगा ना। ये मान लीजिए टच कर, ये लाई कर रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पॉइंट ए, पॉइंट बी, मान लीजिए पॉइंट सी, पॉइंट डी, सब का सब इस सर्कल पे लाई कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। इसका रेडियस अगर हम माने, क्या यहाँ पर बोल रहा है ना, कैपिटल आर बोल ही रहा है, तो मानने का जरूरत नहीं, जब बोल रहा है तो डायरेक्ट हम समझ सकते हैं। ये कितना हो जाएगा हमारा, कैपिटल आर। इसे भी कनेक्ट कर दीजिएगा, ये भी हमारा कितना हो जाएगा, कैपिटल आर, कैपिटल आर। अब देखिएगा यहाँ पर ये पॉइंट के अराउंड टोटल कितना डिग्री था हमारा, 360। कितना डिग्री था हमारा, 360। अब ये जो 360 है, अगर इस एंगल का हम बात करें तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, कहाँ गया, ये जो 360 है हमारा, अगर हम इस ट्राइंगल को देखें तो ये कितना पोर्शन होगा हमारा, ये 360 है हमारा, वो n पार्ट में हमारा बट गया। ऐसा ऐसा कितना एंगल होगा टोटल, n। ऐसा ऐसा कितना एंगल होगा हमारा, n। ये एंगल सेम होगा, ये एंगल सेम होगा, फिर ये साइड से एंगल सेम होगा। तो ऐसा ऐसा कितना एंगल होगा हमारा, ऐसा करिए 360 रहने दिए, टोटल 360 होगा इक्वल टू, और इसे मान लेते थीटा, एन थीटा हमारा कितना आ जाएगा, 360। तो यहां से नहीं बोल सकते हैं क्या, थीटा इक्वल टू 360 बाई एन। अब हमें एन तो पता नहीं है ना, पता नहीं टोटल कितना साइड है, तो यहां से हम इतना बोल सकते हैं ना कि ये जो एंगल है हमारा वो कितना आएगा, 360 डिवाइडेड बाई एन। ये एन पार्ट में ब्रेक हो गया ना, ये टोटल 360 हमारा एन पार्ट में ब्रेक हो गया। और हमें पहले से पता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा बराबर होगा, पहले से कैसे पता है, कॉमन सेंस का बात है ना, ये सिमेट्री हो गया हमारा, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गया हमारा। अगर इसे मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट हो जाएगा ना एम हमारा, क्योंकि ये सर्कल के लिए कॉर्ड हो गया और परपेंडिकुलर है, तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा हमारा। तो ये मिड पॉइंट हो गया, तो ये दोनों तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, हालांकि कई बार बात कर चुके हैं, तो अब इस पर अगेन बात करने का मेरा मूड नहीं है कि फिर से आपको समझाए कि ये मिड पॉइंट कैसे होता है। इतना समझ लीजिए कि ये एंगल कितना हो जाएगा फिर, थीटा बाई 2, ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2। ये एंगल का बात कर रहे हैं, ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2। बोले तो थीटा खुद हमारा 360 बाई एन था, तो थीटा बाई 2 हमारा क्या हो जाएगा, 180 बाई एन। तो ये एंगल का बात करें तो कितना हो जाएगा हमारा, 180 बाई 9।
अच्छा, आपको इतना स्लो हम क्यों समझा रहे हैं? ताकि हर एक पॉइंट आपको समझ में आए कि इसमें हो क्या रहा है। करने के लिए सॉल्व तो ऐसे ही कर लेते, दिमाग में कर लेते कि हाँ 360/2 एंड 180/n आया, हाँ तो θ/2 हमारा ये आया। लेकिन इतना क्यों आपको धीरे धीरे समझा रहे हैं? ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से इसे सोचना चाहिए आपको। ठीक है, θ/2 हमारा क्या आ गया, 180/n। अब यहां पर अगर आपसे हम पूछे sin θ/2 तो वो कितना हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, r, हाइपोटेनस कितना है, कैपिटल R। परपेंडिकुलर स्मॉल r, हाइपोटेनस कैपिटल R। और sin θ/2, θ/2 हमारा क्या है, 180/n। तो यहां से हम बोल सकते हैं साइन, लिखेंगे अच्छे से, साइन, ऐसा करिए ना, साइन, ऐसा करिए, छोड़िए, ऐसा लिखिए डायरेक्ट, साइन 180/n, साइन 180/n। तो यहां से हमारा r, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R का फाइनल वैल्यू क्या आ गया, साइन 180/n। अगर आपसे हम पूछे n का स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारा क्या हो सकता है, पॉलीगन है ना, तो कम से कम कितना साइड हो सकता है, कम से कम तो 3 होना पड़ेगा, ट्राइंगल। उससे कम क्या, 2 में आप कैसे बनाएगा पॉलीगन, कम से कम 3 साइड तो मांगता है ना। तो n का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है हमारा, 3। फिर 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। ऐसे जहां तक आपका मन है वो n का वैल्यू हो सकता है। तो अगर आपसे हम 180/n का वैल्यू पूछे तो वो आपका कितना आ जाएगा, 180/3 है ना स्मॉलेस्ट, तो कितना आ जाएगा 60। 180/4 कितना हो जाएगा आपका 45। 180/5 कितना हो जाएगा आपका 36। 180/6 कितना हो जाएगा आपका 30। और फिर हो जाएगा 180/7 एंड सो ऑन। अब r/r, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R का वैल्यू इसमें से बोल रहा है कि कौन नहीं हो सकता है, फॉल्स पूछ रहा है ना। तो इनमें से कौन सा स्मॉल r अपॉन कैपिटल R का वैल्यू नहीं हो सकता है। देयर इज अ पॉलीगन विथ स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इक्वल टू कुछ दिया हुआ है हमें, तो इसमें से कौन सा संभव नहीं है। तो देखिए, अगर हाफ का बात करें स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, तो साइन का वैल्यू, किस साइन का वैल्यू के लिए हाफ आता है, 30 डिग्री के लिए। तो ये संभव है, जब 180/n का वैल्यू 30 डिग्री होगा तो हाफ दे देगा, तो ये तो संभव है ना। 1/√2 कितना पे आता है, साइन का 45 पे आता है, 45 भी हो सकता है 180/n का वैल्यू, तो ये भी संभव है। √3/2 साइन का किस वैल्यू के लिए आता है, 60 डिग्री। 60 डिग्री आया क्या यहाँ पर, हाँ 180/n जब 60 डिग्री होगा हमारा, और n का किस वैल्यू के लिए हो रहा है, जब n का वैल्यू 3 होगा, n का वैल्यू 3 होगा तब 60 डिग्री होगा। तो n का वैल्यू 3 रखिएगा तो स्मॉल r अपॉन कैपिटल R का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, √3/2। 2/3 आ सकता है क्या, संभव ही नहीं है। और हमें क्या ढूंढना था, फॉल्स। ये फॉल्स है, इसीलिए ये हमारा आंसर है। हमें क्या ढूंढना था, फॉल्स, जो पॉसिबल ही नहीं है। 2/3 कैसे आएगा, साइन 36 2/3 होता है क्या। और फिर आपको एक बात और बता दें, यहाँ पर साइन का वैल्यू यहाँ पर इतना तो कंफर्म है पॉजिटिव ही होगा ना, 180/n अंदर पॉजिटिव है, तो 60 से ये घटता ही चला जाएगा। तो अगर साइन का ग्राफ बनाए तो ये होगा हमारा, तो 0 से अगर सिर्फ π/2 का ही बात करें, 90 डिग्री बोल देता है इसे, सब डिग्री में है ना, तो 90 लिख दीजिए, 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये 60 से एंगल घटते चला जा रहा है। तो मान लेते इधर कहीं 60 से एंगल घटते चला जा रहा है, तो साइन का वैल्यू भी तो घटते चला जाएगा, तो ये साइन का वैल्यू इधर घटते चला जाएगा, मतलब स्मॉल r अपॉन कैपिटल R का वैल्यू इधर घटते चला जाएगा। तो साइन 60 सबसे पहले क्या आएगा, साइन 60 बोले तो √3/2 से ये घटते ही चला जाएगा, तो 2/3 का भी आएगा नहीं। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, हाफ, मतलब 0.5, तो फिर 0.5 से अब कम ही आएगा ना आगे, तो आगे आपको चेक करने का भी जरूरत नहीं है क्योंकि 0.5 से कम ही आएगा। जबकि 2/3 आपका कितना होता है, 0.6666 एंड सो ऑन, 0.6 बार बोल दीजिए, तो 2/3 होता है आपका 0.6। तो 30 के बाद, 30 डिग्री के बाद तो उम्मीद ही नहीं है कि इसका वैल्यू 2/3 का भी आएगा। और इसके पहले 36 बचा, 36 पे 2/3 तो नहीं होता है, और ये तीनों तो हम कवर कर चुके हैं।
तो 36 पे तो साइन का वैल्यू 2/3 नहीं होता है। अब पूछेंगे, अगर मान लीजिए आपसे हम पूछे 36 पे साइन का वैल्यू क्या होता है, तो आप क्या बोलिएगा? अगर आपको पता होगा तो आप बोलिएगा, नहीं पता होगा तो नहीं बोलिएगा। अगर आप हमसे पूछे कि साइन 36 का वैल्यू क्या होता है, तो हम भी नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि इस पे पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, जा करके देखिए, बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ाए, तो वहाँ पे छोटा से छोटा बात को लेकर के बड़ा से बड़ा बात लेकर के सब कुछ कवर किए। तो आप जाइए, ट्रिग्नोमेट्री अगर आपका क्लियर नहीं है तो वहाँ पर देख कर आइए, और वहाँ कहीं ना कहीं आपको साइन 36 का वैल्यू आपको मिल जाएगा। सब कुछ बताया वहाँ पर, साइन 36, कॉस 36, साइन 18, कॉस 18, साइन 54, कॉस 54, सब कुछ। तो यहाँ पर हम आपको इसलिए नहीं बता रहे ताकि आप वहाँ पर जा करके देख कर आ जाए, थोड़ा एफर्ट आप भी डालिए। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को समझा जा सकता है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो कि पूछा गया है हमारा AI EEE 2010 में। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोल रहा है? द सर्कल इंटरसेक्ट द लाइन एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इफ, और m का रेंज दे रखा है ना, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है कि जो सर्कल है हमारा, इस लाइन को 2 पॉइंट में काटेगा m का किस वैल्यू के लिए। अब देखिए, अगर इस लाइन को ये सर्कल काट रहा है तो अगर इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करे तो ये तो रेडियस से कम ही आएगा ना। ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये मान लेते सेंटर है, और ये P नाम दे दिए, और इसका नाम क्या दे दे, Q नाम देते हैं। तो CQ से तो कम ही आएगा ना, मतलब परपेंडिकुलर रेडियस से कम आएगा ना। CQ हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस। तो CP इज लेस देन CQ, तो यहां से हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर इज लेस देन रेडियस। तो P इज लेस देन R लगाइए, आपको आपका M का रेंज मिल जाएगा। देखेंगे यहाँ पर P कितना हो जाएगा, इसका आप लिखिएगा क्या है हमारा, सबको एक तरफ लाएंगे, x² + y² - 4x - 8y - 5 = 0। अगर सेंटर का बात करें तो वो हमारा कितना आ जाएगा, इसका सेंटर का बात करें, सेंटर आ जाएगा हमारा 2,4। रेडियस का बात करें तो वो हमारा कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, माइनस +5, तो ये आ गया हमारा √25 ना, बोले तो 5। तो सेंटर 2,4 और रेडियस कितना आ गया 5। तो परपेंडिकुलर कितना आएगा हमारा, ये 2,4 इस लाइन का इक्वेशन में रखिए, क्या बनेगा हमारा 3 × 2 - 4 × 4, और m इस तरफ आएगा तो -m ना। परपेंडिकुलर निकालना आपको आना चाहिए। यहाँ से 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर इज लेस देन r, रेडियस कितना था हमारा 5 ना। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 6 - 16 -m, और नीचे में कितना बन रहा है, ये रूट हटेगा तो ये 5 हो जाएगा ना, 5 × 5 25। उस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा 25। तो यहाँ से आ गया हमारा -10 - m 25। ऐसा करते हैं ना, माइनस मॉड के अंदर माइनस से कोई फर्क पड़ता है क्या, तो ये माइनस हटा सकते हैं। तो ऐसे बोल सकते हैं 10 + m = लेस देन 25। मॉड के अंदर -x हो या फिर x हो, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 10 + m लेस देन 25 है ना, मतलब इसका वैल्यू क्या हो सकता है, -25 से लेकर के 25 कुछ भी हो सकता है, तभी इसका मॉड हमारा 25 से कम आएगा। तो यहाँ से m का वैल्यू हम क्या बोलेंगे, 10 को उस तरफ भेजिए, क्या बनेगा -35, और 10 को अगर उस तरफ भेजेंगे तो ये बनेगा हमारा 25 - 10 15। तो इस तरीके से हम m का वैल्यू निकाल लेंगे। आसान था ना, आसान था, तभी तो जेई मेंस या फिर ये ट्रिपल में पूछा जा रहा है, नहीं तो जे एडवांस से नहीं पूछा जाता। आप बोलेंगे कि जे एडवांस में क्या टफ पूछा जाता है, नहीं ऐसा नहीं है। कुछ सवाल आपका थोड़ा रहेगा डिफिकल्ट, कुछ सवाल आसान भी रहता है। मतलब ये भी नहीं हम बोल रहे कि जेई मेंस का लेवल का रहेगा, हाँ, बट ऐसा भी नहीं है कि सारा का सारा क्वेश्चन टफ ही होता है। मतलब एग्जामिनर भी चाहता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करें, वो एक ऐसा क्वेश्चन बना दे और फिर आप उसे सॉल्व भी नहीं कर पाए, वो ऐसा क्यों चाहेगा। उसको भी तो बच्चे चाहिए ना, सिलेक्ट करना है उसे बच्चे, तो वो सोच समझ कर बहुत बनाते हैं, बट ज़्यादा आसान भी नहीं बनाते, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं बनाते। हाँ, कुछ सवाल थोड़ा सा टफ रहता है ताकि सिर्फ उसे कुछ ही बच्चे सॉल्व करके आ पाए, ठीक है। लेकिन अच्छा सवाल रहता है जे एडवांस में। मेंस में थोड़ा सा, मेंस में भी अच्छा रहता है बट उतना डिफिकल्ट नहीं रहता है।
रहता है, मतलब अगर बोर्ड वाले बच्चे से पूछेंगे तो उनको टफ लगेगा, जो बोर्ड का सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं। बोर्ड से तो ज़्यादा रहता ही है, बट हाँ उतना टफ नहीं रहता जितना जे एडवांस में। मतलब लेवल है बोर्ड, मेंस, एडवांस, उसके ऊपर एडवांस के ऊपर कुछ होता है क्या? हाँ, ओलंपियाड वगैरह वाला, इंटरनेशनल ओलंपियाड में अगर कुछ हो रहा है तो वो एडवांस से थोड़ा सा तो ऊपर रहेगा ही ना। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्या आया हमारा आंसर? -35 से 50। सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम, अच्छा इसमें अगर आपको मान लीजिए तुक्का मारना रहता तो आप क्या करते? अगर आपको तुक्का मारना रहता तो आप क्या करते? एक रैंडम वैल्यू एम का उठाते सबसे पहले, एम का मान लीजिए वैल्यू 0 उठाते। नहीं, तुक्का भी कैसे मार सकते हैं यार, फिर तो आपको ये सारा का सारा काम करना पड़ता है। अगर एम का वैल्यू 0 उठाते और फिर आप डिस्टेंस तो निकालते हैं ना, पी निकालते ही, उतना मेहनत करते, उससे अच्छा तो सॉल्व ही कर लेते। तुक्का कैसे मारेंगे? तुक्का का भी आपको बता रहे हैं कैसे मारेंगे। तुक्का का तो मेरे पास कोई उपाय नहीं है, लेकिन एक उपाय है, तुक्का नहीं, दूसरा मेथड इसे सॉल्व करने का। आप यहां से ना 3x इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा? m+4y। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? m+4y/3। तो इस x का वैल्यू को उठा के इसमें रख दीजिएगा, तो ये y में क्वाड्रेटिक बनेगा, y में क्वाड्रेटिक बनेगा। और आपको यहां पर बोल रहा है कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा मतलब यहां से y का दो डिस्टिंक्ट वैल्यू मिलना चाहिए, y का दो डिस्टिंक्ट वैल्यू मिलना चाहिए। ये सेम भी हो सकता है ना, उस y पे x का दो डिफरेंट वैल्यू मिल जाए, हाँ ऐसा भी हो सकता है। वैसे रिस्क है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट तो मान लेते हैं कि ये जो है हमारा, मान लेते हैं कुछ y हमारा सेम आ जाए, मान लेते हैं अल्फा बीटा और मान लेते हैं गामा बीटा। ये भी तो हो सकता है ना, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काटे ना। ऐसे ही आप सॉल्व करिएगा, वैसे फिर कंफ्यूजन होगा, श्योर कैसे होइएगा, मतलब नहीं वो सही नहीं रहेगा, ऐसे ही करिएगा। हाँ कर सकते हैं वैसे, बट आपको फिर वेरीफाई करना पड़ेगा कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट आ रहा है कि नहीं। उससे बढ़िया ऐसे ही करिएगा, भूल जाइए हमने अभी क्या कहा, आप ऐसे ही सॉल्व करिएगा, ये ज़्यादा अच्छा तरीका है। ठीक है, आप ऐसे ही सॉल्व करिएगा, ये ज़्यादा अच्छा तरीका है, और ऐसे ही सॉल्व करिएगा, वो भूल जाइए। हम भी भूल जाते हैं अभी हम क्या कहें, आप भी भूल जाइए अभी हम क्या कहें। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करिएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोल रहा है? द टू सर्कल्स x² + y² इक्वल टू ax एंड x² + y² इक्वल टू c², और c हमारा कैसा बोल रहा है? ग्रेटर देन 0। ठीक है, टच ईच अदर इफ, अच्छा ये दोनों टच कर रहा है। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर ऐसा करते हैं ना। वैसे तो कई तरीका हो सकता है इसे सॉल्व करने का, बट जैसा ऐसा बोल रहा है ना, हम थोड़ा सा ड्रॉ करते चलते हैं, उससे थोड़ा आसान होगा। एक सर्कल कितना है? x² + y² इक्वल टू c² ना, तो मान लेते हैं वो ये है। ठीक है, और दूसरा सर्कल क्या बोल रहा है? x² + y² माइनस ax इक्वल टू 0। अगर इसका सेंटर का बात करें तो सेंटर हमारा कितना हो जाएगा? a/2, 0। और रेडियस का बात करें तो वो कितना हो जाएगा हमारा? √g² + f² माइनस c, मतलब a/2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 0, कितना आ जाएगा? मॉड a/2। a/2 का स्क्वायर है तो डायरेक्ट क्या a/2 लिख देंगे रूट हटा के? नहीं, मॉड a/2 होगा। ठीक है, मॉड लगता है रूट से हटता है तो। हाँ ये आ गया हमारा, तो रेडियस कितना है? मॉड a/2, और सेंटर कितना है? a/2, 0। तो मान लेते हैं a/2, 0 हमारा ये। हालांकि ए का हमें पता नहीं पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो इधर भी हो सकता है। ठीक है, इधर भी हो सकता है, तो मान लेते हैं फिलहाल इधर, समझने के लिए अभी हम कर रहे हैं a/2, 0। तो अगर ये सर्कल हम ड्रॉ करेंगे तो इसका रेडियस हमें मालूम है क्या? हाँ, मॉड a/2। तो अगर a/2, 0 है और a/2 रेडियस का हमें बनाना है, तो कुछ इस तरह का बनेगा, कुछ इस तरह का हमारा बनेगा। a/2 रेडियस है ना, तो ये जो सर्कल है हमारा, ये यहाँ पे टच करेगा 0, 0 पे।
क्योंकि रेडियस a/2 है, तो इसे ये क्रॉस कर जाएगा और फिर इंटरसेक्ट कर गया ना, फिर ये टच कहाँ किया, और यहाँ पर बोल रहा है टच कर रहा है, मतलब ये वाला केस तो हमारा नहीं है, एक इधर भी बनेगा ऐसा ना, a/2 इधर भी हो सकता है ना, कॉमा 0, तो इधर भी अगेन ऐसा बनेगा। तो ये दोनों तो संभव ही नहीं है, क्योंकि पहले ही बोल रहा है टच कर रहा है और ये तो इंटरसेक्ट कर जा रहा है, ये तो संभव ही नहीं है। तो संभव कैसा है, देखिए इसका सीधा सीधी मतलब ये है कि ये जो a/2 है ना हमारा, इस सर्कल के बाउंड्री के बाहर नहीं है, तभी ऐसा संभव है। ये ऑप्शन तो गया हमारे पास, मतलब ये a/2 कहीं इधर होगा, a/2 कहीं इधर होगा। अब अगर हम a/2 रेडियस का सर्कल ड्रॉ करें तो इधर ऐसे टच करेगा और इधर ऐसे टच करेगा। ये जो सेंटर है ना, हम बाहर में दिखा दे रहे हैं आपको, कॉमा 0। अगर a/2 हमारा निगेटिव हुआ तो पॉइंट इधर आएगा आपका, a/2 कॉमा 0, और ये टच कैसे करेगा, a/2 रेडियस का सर्कल बनाएंगे तो इस तरह से टच करेगा, ठीक है। तो ये दोनों पॉसिबल है, ये दोनों पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल ही नहीं, इंटरसेक्ट कर जा रहा था, जबकि क्वेश्चन में बोल रहा है टच ईच अदर। तो अगर ये टच कर रहा है तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, इसका बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना है हमारा, c। अगर बड़े वाले सर्कल को हम देखें तो वो इसका रेडियस का डबल हो जाएगा, इसका रेडियस का डबल हो जाएगा ना। ये जो लेंथ है हमारा, इधर देखिएगा, ऐसा करते हैं, हरा से ड्रॉ करते हैं, ये जो लेंथ है हमारा, ये कितना हो जाएगा इस छोटे वाले सर्कल का डायमीटर। तो इसका छोटे वाले सर्कल का डायमीटर कितना हो जाएगा हमारा, 2 टाइम्स रेडियस ऑफ छोटा वाला सर्कल। रेडियस कितना है हमारा, मॉड a/2। ये 2 और 2 कैंसिल, यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, c इक्वल टू मॉड a। ये ज़्यादा सही है ना, उतना कैलकुलेशन नहीं, बस दिमाग में ही चल रहा है। स्मार्ट तरीका से आपको एग्जाम में सोचना आना चाहिए, स्मार्ट तरीका से आपको एग्जाम में सोचने आना चाहिए। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, c इक्वल टू मॉड a। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या बोल रहा है, द इक्वेशन ऑफ सर्कल, देखते चलेंगे, द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,0 एंड 0,1 एंड हैविंग स्मॉलेस्ट रेडियस इज। यहां पर बोल रहा है हमसे कि हमें उस सर्कल का इक्वेशन बताइए जो, अच्छे से बनाएंगे, जो 0,1 और 1,0 से पास कर रहा है और साथ ही साथ उसका रेडियस क्या है हमारा, स्मॉलेस्ट। तो 2 पॉइंट से पास करने वाला सर्कल में स्मॉलेस्ट सर्कल हमारा क्या होता है, वो सर्कल जिसके लिए वो दोनों पॉइंट का लाइन सेगमेंट, वो दोनों पॉइंट हमारा डायमीटर का एंड पॉइंट हो। तो यहां पर जिस सर्कल के बारे में ये पूछ रहा है वो सर्कल कौन सा हो जाएगा हमारा, वो सर्कल जिसके लिए दोनों पॉइंट हमारा क्या हो जाए, डायमीटर का एंड पॉइंट। मतलब अगर इसे ए मान ले, इसे बी मान ले, इस पॉइंट को, तो स्मॉलेस्ट रेडियस वाला सर्कल कहने का क्या मतलब है कि वो सर्कल जिसके लिए ए बी हमारा क्या हो, डायमीटर, ए बी क्या हो हमारा डायमीटर, और उसी का हमसे इक्वेशन पूछ रहा है। तो इक्वेशन ही लिख देंगे, बहुत ही आसानी से लिख देंगे, डायमेट्रिक फॉर्म में। डायमेट्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। डायमेट्रिक फॉर्म में हमें लिखना आता है, क्या बनेगा हमारा, एक्स माइनस, लिखेंगे एक्स माइनस 0, एक्स माइनस वाई 1 प्लस वाई माइनस, ऑर्डिनेट कितना है 1 और 0 ना, तो वाई माइनस 1 वाई माइनस 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर कितना बन रहा है माइनस एक्स, इधर बन रहा है माइनस वाई इक्वल टू 0। तो इस तरीके से स्मॉलेस्ट रेडियस वाला सर्कल का इक्वेशन हम निकाल सकते हैं जो ए और बी दोनों से पास कर रहा है। खत्म। इस तरह का सवाल एग्जाम में आए तो कितना बढ़िया रहेगा ना। आपको लगता है कितना टाइम लगेगा इसे सॉल्व करने में? मुझे लगता है हार्डली, क्योंकि ये सब तो हम आपको समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं ना। अगर मेरे सामने ये सवाल रहता तो हम इसे ऐसे सॉल्व करते हैं कि वो सर्कल पूछ रहा है ना जिस जो ए बी से पास करे, स्मॉलेस्ट रेडियस वाला है, तो वो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, जिसके लिए ये 1 और 0, जिसके लिए x में क्वाड्रेटिक बनेगा जिसका रूट क्या होगा 1 और 0, और y में क्वाड्रेटिक बनेगा जिसके लिए रूट क्या होगा 0 और 1। डायरेक्ट ऑप्शन में देखते
रूट 10 किसका है, सम, सम कितना आना चाहिए 1, यहाँ पे आ रहा है 1, सम कितना आना चाहिए 1, यहाँ पे आ रहा है 1, देखिए माइनस एक्स और कहीं है क्या, डायरेक्ट दिखते के साथ थर्ड ऑप्शन टिक करेक्ट। 10 सेकंड, 10 सेकंड बहुत है इतना सोचने के लिए। एक और क्वेश्चन रीड कर लिए फिर खत्म, क्वेश्चन फिर जान नहीं बचा, सॉल्व कर लेंगे आसानी से। y का तो आपको देखने का भी जरूरत नहीं, x का ही सम ऑफ रूट आप देख लीजिए 1 किस में आ रहा है, बस इसी में आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे इसे समझा जा सकता था, और प्रॉपर तो सॉल्व करके आपको दिखाया ही। नेक्स्ट देखेंगे, आंसर उधर लिख दिए तो इधर क्यों लिखे, इधर रहने दिए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्कल विच टचेज द एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है एट द पॉइंट 1,0, ठीक है, एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3। यहां पर बोल रहा है कि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है एट द पॉइंट 1,0, ठीक है, 1,0 पे टच कर रहा है और 2,3 से पास कर रहा है। तो हमें बताना क्या है, लेंथ ऑफ डायमीटर। देखिए 1,0 से एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है हमारा, y = 0। 1, लाइन y = 0 पे 1,0, पॉइंट 1,0, लाइन y = 0 पे पॉइंट 1,0 पे इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, s प्लस लेमडा l = 0। s क्या हो जाएगा हमारा, x - 1 का स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर प्लस लेमडा l, l हमारा क्या हो जाएगा, y = 0 है तो लेमडा y = 0। ये हमारा क्या देगा, फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग द लाइन y = 0 एट पॉइंट 1,0। क्या देगा, फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग द लाइन y = 0 एट पॉइंट 1,0। तो ये पूरा फैमिली ऑफ सर्कल आ जाएगा, इसमें एक सर्कल नहीं बहुत सारा सर्कल होगा जो 1,0 को टच करेगा, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, जो 1,0 पे लाइन y = 0 को टच करेगा। इसमें से हमें चाहिए क्या, ये हरा वाला, तो हरा वाला का खासियत क्या है कि वो 2,3 से पास कर रहा है, तो 2,3 सेटिस्फाई करा के देख लेते हैं कि लेमडा का वैल्यू हमारा क्या आ रहा है, 2,3 सेटिस्फाई करा के देख लेंगे। यहाँ पर क्या बनेगा, 2 - 1 का स्क्वायर 3 - 0 का स्क्वायर इक्वल टू प्लस लेमडा 3 = 0। तो यहाँ से देख लेते हैं लेमडा का वैल्यू क्या आ रहा है, ये क्या बनेगा 1, ये क्या बनेगा 9, यहाँ पर कितना आया 3 लेमडा = 0। तो यहाँ से लेमडा का वैल्यू आ जाएगा -10/3, -10/3। तो इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, लेमडा का वैल्यू ये इसमें रख दीजिएगा, इसमें लेमडा का वैल्यू रखिए, क्या बनेगा हमारा, x - 1 का स्क्वायर बोल रहा है ना, तो लिखेंगे x² + 1 - 2x, y - 0 का स्क्वायर मतलब y² और -10/3 = 0। तो अरेंज करके लिखेंगे इसे अच्छे से, x² + y² - 2x + 1 - 10/3, 1 - 10/3 कितना हो जाएगा आपका, -7/3। -7/3 = 0। इसी तरह बनेगा ना हमारा। हाँ आगे बढ़ेंगे, अगर रेडियस का बात करें तो फिर रेडियस हमारा कितना होता है, g² + f² - c। रेडियस कितना होता है हमारा, g² + f² - c। g कितना हो जाएगा 1, 1 - 1 तो -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, f² 0 +7/3 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका, एक सेकेंड, हमसे पूछा क्या है, लेंथ ऑफ डायमीटर ना, एक सेकेंड रुक जाइएगा। ये फैमिली ऑफ सर्कल हम निकालें, फिर 2,3 से ये पास कर रहा था, 2,3 सेटिस्फाई कराएं,
तो यहाँ से हमारा लेमडा का वैल्यू -10/3 आया और ये लेमडा का वैल्यू हम चुपचाप यहाँ पे रख दिए। तो ये -10/3 रखे यहाँ पर, तो ये y होगा ना, ये गलत कर रहे थे, रुक जाइएगा, पहले इसे अरेंज करके लिख देते हैं। x² + y² -2x -10/3y + 1 = 0। हाँ, अब रेडियस निकालिए। रेडियस कितना होगा, g² + f² - c, g कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1 -1, तो और f कितना है हमारा 5/3, तो ये बन जाएगा, f कितना है हमारा -5/3, तो ये बनेगा 25/9 और -c मतलब -1, तो ये आपका बनेगा 5/3, ये कैंसिल, 25/9 मतलब 5/3। ये आ गया रेडियस। हमसे पूछा क्या है, डायमीटर, तो डायमीटर हमारा कितना हो जाएगा 2r, बोले तो 2 × 5/3 मतलब 10/3। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, सेकंड ऑप्शन, तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ये था क्वेश्चन नंबर 8 ना, क्वेश्चन नंबर 8 10/3। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या बोल रहा है, द सर्कल, ऐसा करते हैं ना यार, इसमें काफ़ी ज़्यादा सवाल है, थोड़ा जल्दी जल्दी करें क्या, मुझे ऐसा लगता है मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी करना चाहिए, और साथ ही साथ आपको हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाए, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, बट इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आए। और अच्छा, ये AI-EEE खत्म, अब JEE मेन आ गया ना, 2012 तक AI-EEE होता था, ठीक है, JEE मेन 2013 से आया, ठीक है। मुझे एक्जैक्टली पता नहीं, जब क्वेश्चन में है तो 2013 से ही आया होगा। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या बोल रहा है, द सर्कल पासिंग थ्रू 1, -2, एक सर्कल है जो 1, -2 से पास कर रहा है, ठीक है, एंड टचिंग द x एक्सिस एट 3, 0। ये पिछला क्वेश्चन से सेम है क्या, नहीं, वहां 2, 3 से पास कर रहा था, ठीक है, एंड टचिंग द x एक्सिस एट 3, 0। यहां पर क्या बोल रहा है कि वो सर्कल हमसे पूछ रहा है जो 1, -2 से पास कर रहा है, और x एक्सिस को, जिसे हम बोलते हैं y = 0, को कहां पर टच कर रहा है 3, 0 पे। तो हमें बताना है ऑल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट, मतलब और कौन सा पॉइंट इस सर्कल पर लाई करेगा। तो सबसे पहले इस सर्कल का इक्वेशन निकालेंगे। इस सर्कल का इक्वेशन हमारा कैसे निकलेगा, देखिए, सबसे पहले वो फैमिली ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं जो लाइन y = 0 को 3, 0 पे टच कर रहा है। तो क्या बनेगा हमारा x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर, s प्लस लेमडा l होता है ना, एक बार एक स्टेप पीछे ही लिख लीजिए जिससे आपको याद रहे, लेमडा l = 0। ये क्या देगा हमें, फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग द लाइन y = 0 एट पॉइंट 3, 0, और इस फैमिली में से हमें ये हरा वाला सर्कल चाहिए। तो s कितना हो जाएगा हमारा x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर प्लस लेमडा l कितना है हमारा y = 0। अब बोल रहा है कि ये हमारा क्या देगा, फैमिली ऑफ सर्कल। तो इधर बना लेते हैं, जिससे आपको याद है कि यहाँ से हमें क्या मिलेगा, बहुत सारा सर्कल मिलेगा। ये टच नहीं कर रहा है यार, टच वाला हमें बनाना है, जो 3, 0 पे टच करेगा y = 0 को, ठीक है। तो ये आ गया हमारा फैमिली ऑफ सर्कल। इसमें से हमें हरा वाला चाहिए। तो हरा वाला का खासियत क्या है कि वो 1, -2 से पास कर रहा है। अगर वो 1, -2 से पास कर रहा है तो देख लेते हैं लेमडा किस वैल्यू के लिए ये 1, -2 से पास करेगा। तो 1, -2 इसे सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर हमें हरा वाला सर्कल चाहिए तो सेटिस्फाई करा देंगे। ये हमारा क्या बनेगा 1 - 3 का स्क्वायर प्लस -2 - 0 का स्क्वायर प्लस लेमडा -2 = 0। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, और इधर -2 लेमडा = 0। बोले तो लेमडा का वैल्यू कितना आ गया 4। तो लेमडा का वैल्यू 4 रखिएगा तो आपको हरा वाला सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा। क्या मिलेगा, रखेंगे ये वैल्यू इसमें रखेंगे, क्या मिलेगा हमें, इधर आ जाते हैं हम, x² प्लस y², इधर से क्या मिलेगा हमें x² और इधर से मिलेगा y², और इधर से -6x और ये 4 आ गया ना, तो +4y
और इधर से हमें क्या मिलेगा 9 ना, तो +9 कांस्टेंट हमें क्या मिलेगा +9 = 0। तो ये आ गया हमारा सर्कल का इक्वेशन जो कि 3,0 पे एक्स एक्सिस को टच करेगा और साथ ही साथ वो 1,-2 से पास कर रहा है। और हमें यहाँ पर बताना है कि वो इन चारों में से और कौन सा पॉइंट से ये पास करेगा। तो देख लेते जो इसे सेटिस्फाई करेगा इससे पास करेगा। तो -5,2 फर्स्ट ऑप्शन पहले देखेंगे। -5,2 रख कर देखिए सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो -5,2 रखेंगे तो ये कितना हो 25, 2 का स्क्वायर 4 +30 +8 +9, ये तो 0 नहीं हो रहा है ना। सेकंड ऑप्शन देखेंगे। सेकंड ऑप्शन 2 का स्क्वायर 4 -5 का स्क्वायर 25 और 2 रखेंगे यहाँ पर तो कितना -12 और ये -20 +9, ये हो रहा है क्या 20, ये -32 हो गया ना। ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। 2 -5 रखे थे ना, ये नहीं हो रहा है। कितना बनेगा हमारा 29, 25 +4 29, 29 +9 कितना हो जाएगा 38, 38 माइनस कितना हो जाएगा 38 - 32 नॉट इक्वल टू 0। इतना क्या सोचना डायरेक्ट नॉट इक्वल टू 0। थर्ड ऑप्शन देखेंगे 5 को -2 रख कर देखेंगे। 25 - 2 का स्क्वायर 4 -6 × 5 30 हो जाएगा और ये -2 रखेंगे तो -8 +9। यहाँ से क्या आ रहा है हमारा 25 +4 कितना हो जाएगा 29, 29 +9 38, 38 - 38 ये आ रहा है इक्वल टू 0। ये सेटिस्फाई कर रहा है थर्ड वाला। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको चेक करना था। और फिर फोर्थ चेक करने का जरूरत है क्या, नहीं चेक करने का जरूरत है, ये सिंगल करेक्ट आंसर है ना। तो फोर्थ में चेक करने का भी जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही बढ़ सकते हैं। और जाहिर सी बात है अगर आप चेक करिएगा तो वो नॉट इक्वल टू 0 ही आएगा, चेक करने की जरूरत नहीं। हालांकि थर्ड मैच कर गया तो थर्ड ही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 शुरू करने से पहले ना बैटरी चेंज कर लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इसमें बैटरी बचा नहीं है, तो रुक जाएगा 1 सेकेंड। हाँ, आवाज आ रहा है क्या। मुझे एक ऐसा बैटरी चाहिए जो ज़्यादा समय तक चले। ये 2800 मतलब 2800 mAh का है, फिर भी ख़त्म हो जाता है, पता नहीं कैसे। हो सकता है ये ज़्यादा पावर कंज्यूम करता हो ट्रांसमीटर। एक ऐसा माइक रहता तो कितना अच्छा लगता है जिसमें आपको बैटरी डालने का जरूरत नहीं हो, मतलब इनफाइनाइट टाइम तक चले। मतलब जब तक वो सही है माइक तब तक चले, बैटरी चेंज करने का झंझट ही नहीं। ऐसा माइक हो सकता है क्या, हाँ वायर वाला, वायरलेस नहीं हो सकता है। वायरलेस के लिए तो आपको बैटरी लगेगा ही ना। हाँ बट एक ऐसा बैटरी होना चाहिए जैसे मोबाइल में एक बार चार्ज कर दे तो पूरा दिन चलता है ना लगभग, इतना। ये बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है, पता नहीं कैसे इतना कंज्यूम करता है। इतना नहीं करना चाहिए, मतलब एक बैटरी जाए मुझे लगता है कि 3-4 घंटा ही चलता होगा। ठीक है, जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ अ सर्कल सी पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,0 touches this circle externally at the point 1, -1, then find the radius of the circle C। क्या बोल रहा है, एक सर्कल C है जो कि 4,0 से पास कर रहा है और इस सर्कल को एक्सटर्नली टच कर रहा है एट द पॉइंट। देखेंगे यहाँ पर ये हरा वाला सर्कल को ये रेड वाला सर्कल टच कर रहा है एट द पॉइंट। ये पॉइंट कितना बोल रहा है, पॉइंट ऑफ टच 1, -1। ठीक है, तो हमें बताना है इस रेड वाले सर्कल मतलब सर्कल सी का रेडियस। ऐसा करते हैं ना, हम इक्वेशन ही निकाल लेते हैं, मैटर ही खत्म। और ये 4,0 से ही पास कर रहा है, ध्यान रखिएगा। क्या बोल रहा है, ये रेड वाला सर्कल 4,0 से पास कर रहा है, तो हमें ये रेड वाला सर्कल का रेडियस बताना है। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर अगर यहाँ पर हम पॉइंट 1, -1 पे टेंजेंट ड्रॉ कर ले और आपसे हम पूछे, एक अलग कलर लेते हैं, कौन सा कलर ले, स्काई ब्लू लेते हैं। अगर आपसे हम पूछे क्या आप
वो फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं क्या, जो इस लाइन मतलब ये टेंजेंट है, इस टेंजेंट पे पॉइंट 1 कॉमा -1 पे टच कर रहा हो, वो लाइन का वो सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं क्या, जो टेंजेंट पे 1 कॉमा -1 पे टच कर रहा हो। आप बोलेंगे हाँ क्यों नहीं लिख सकते, खाली इस लाइन का इक्वेशन बताइए। तो हम बोलेंगे लाइन का इक्वेशन आप नहीं निकाल सकते क्या, आप बोलेंगे निकाल सकते हैं। कैसे, ये जो रेड वाला लाइन है वो हमारा क्या है, इस सर्कल का टेंजेंट ही तो है, इस सर्कल का टेंजेंट ही है। तो इस सर्कल का अगर ये टेंजेंट है तो टेंजेंट का इक्वेशन निकाल सकते हैं क्या, एट पॉइंट 1 कॉमा -1। हाँ निकाल सकते हैं। क्या बनेगा हमारा, लिखेंगे यहाँ पर टेंजेंट का इक्वेशन किसी भी सर्कल पे निकाल सकते हैं। कैसे, t इक्वल टू 0 लगा करके। क्या बनेगा हमारा x1, इस पर t इक्वल टू 0 लगाइएगा, क्या बनेगा x1 प्लस y1 प्लस 4x प्लस x1/2 -6 y प्लस y1/2 -12 इक्वल टू 0। तो ये 2 टाइम से कैंसिल, ये 3 टाइम से कैंसिल। तो इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, इधर से x इधर से 2x, 3x, इधर से -y और इधर से -3y, तो -4y, और इधर से 2 और इधर से 3, 2 + 3 5, 5 - 12 -7 इक्वल टू 0। तो ये जो लाइन है हमारा उसका इक्वेशन आ चुका है। और 1 कॉमा -1, अगर हमें ये हरा वाला सर्कल नहीं पता रहता फिर भी s प्लस लेमडा एल लगा करके फैमिली ऑफ सर्कल हम निकाल लेते, लेकिन जब आपको s पता ही है, रहने दीजिए। ये क्या हुआ, मेरा आवाज़ आ रहा है आपको, वीडियो तो अब दिख रहा है सही से, ठीक है आगे बढ़ेंगे। कहाँ थे हम, कुछ प्रॉब्लम आ गया था कैमरा में तो उसे हम सही कर लिए, इसलिए अब वीडियो सही आ रहा है। पता नहीं क्यों चलते चलते बंद ही हो गया था, ऐसा होता है क्या, कोई बात नहीं आगे बढ़ेंगे। तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हाँ हम फैमिली ऑफ सर्कल निकाल रहे थे ना, तो s प्लस लेमडा एल इक्वल टू 0 लगा करके आप फैमिली ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं। s आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट कितना था 1 कॉमा -1 ना, तो ये बनेगा आपका x -1 का स्क्वायर प्लस y +1 का स्क्वायर प्लस लेमडा एल, एल कितना है आपका 3x -4y -7 इक्वल टू 0, 3x -4y -7 इक्वल टू 0। अब इन फैमिली में से आपको ये रेड वाला सर्कल चाहिए, और ये रेड वाला सर्कल 4,0 से पास कर रहा है, तो 4,0 इसे सेटिस्फाई करा के देख लीजिए कि लेमडा का वैल्यू क्या आ रहा है। वो कौन सा सर्कल है, वो कौन सा लेमडा है जिसके लिए ये 4,0 से पास करेगा। तो हमें कोई एक पार्टिकुलर मेंबर चाहिए होता है, तो उसका हम कंडीशन लगा करके अलग से वो मेंबर निकाल सकते हैं। देख लेते हैं लेमडा का वैल्यू क्या आ रहा है, लेमडा का उसी लेमडा पे फिर वो लेमडा का वैल्यू रख देंगे तो हमें ये रेड वाला सर्कल मिल जाएगा। तो 4,0 रखेंगे तो ये हमारा बनेगा 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 0 + 1 का स्क्वायर प्लस लेमडा 3 × 4 -4 × 0 -7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और इधर 10, इधर से कितना आएगा 12 - 7 5, तो आ जाएगा ये 5 लेमडा इक्वल टू 0। तो यहाँ से लेमडा का वैल्यू कितना आ गया हमारा -2, लेमडा का वैल्यू कितना आ गया -2। अब ये -2 इसमें रख दीजिएगा तो आपको सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा। क्या मिलेगा, x² + 1 - 2x प्लस y² + 1 + 2y, और फिर आगे छींक आ रहा है यार, हवा ज़्यादा लग गया क्या, ठीक है आगे बढ़ेंगे। कहाँ थे हम, यहाँ तक कर लिए ना, और ये -2 है तो ये -6x आ जाएगा प्लस 8y आ जाएगा, -2 यहाँ पर रखेंगे तो, और प्लस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x² + y², फिर कितना -2x, और इधर -6x था ना तो -8x हो जाएगा।
2y प्लस 8y कितना हो जाएगा 10y, और इधर 1 है 1 1 2, इधर कितना है 14, तो -12 इक्वल टू 0। हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए था ना। हाँ, रेडियस ऑफ सर्कल सी, रेडियस निकाल सकते हैं क्या, कितना होता है हमारा g² प्लस f² माइनस सी। जी कितना है हमारा 4, जी कितना है -4, और f कितना है 5, तो ये हमारा बनेगा 4 का स्क्वायर। एक सेकेंड, हाँ 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस माइनस प्लस 25 प्लस 12 हो जाएगा ना। हाँ, तो ये हमारा कितना आ रहा है, ये कुछ गड़बड़ हुआ है यार यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। क्या गड़बड़ हुआ है यहाँ पे, कुछ गड़बड़ हुआ है, ये रूट में कुछ अच्छा सा बनना चाहिए ना, रूट क्या बन रहा है हमारा ना, ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है, कुछ गड़बड़ किया है क्या हमने। एक बार देख लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। ये हमारा एल सही आया था ना, हाँ एल सही आया है हमारा, और 1, -1 था, तो ये हमारा बनेगा, ये सही है। फिर 4, 0 से सेटिस्फाई कराया था ना, हाँ 4, 0, 4, 0, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 4 - 1 3 का स्क्वायर 9, 9 + 1 10, और इधर हाँ ये लेमडा भी सही आया -2। कहाँ पर गलती की है हम फिर, x² + 1 -2x, y² + 1 + 2y, लेमडा का वैल्यू -2 रखेंगे तो ये -6 + 8 सही है, +14 सही है। कहाँ पर गलती की है, x² + y² -2x है -6x में -8x हो जाएगा, +2y + 8y कितना हो जाएगा 10y, और इधर 2 है और इधर 14 है। अच्छा यहाँ पर 14 + 2 16 होता है ना, -12 कहाँ से आ गया, तो सेंटर कितना हो जाएगा हमारा 4, सेंटर रहने देते हैं, सेंटर से हमें क्या मतलब है, रेडियस निकालना था ना, रेडियस निकालते हैं। g² + f² माइनस सी, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 16, f का स्क्वायर बोले तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस सी मतलब -16, तो ये और ये कैंसिल, क्या बचा √25 बोले तो 5, तो रेडियस कितना आ गया हमारा 5, 5 अच्छे से लिख लेंगे। रेडियस कितना आ गया हमारा 5, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, फोर्थ ऑप्शन, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ द सर्कल x² + y² - 6x - 8y + 25 - a² = 0 टचेस द एक्सिस ऑफ x, ठीक है, देन a इक्वल्स, यहां पर हमसे क्या बोल रहा है, ये जो सर्कल है हमारा वो x एक्सिस को टच कर रहा है, x एक्सिस को टच कर रहा है मतलब लाइन y = 0 को टच कर रहा है। सेंटर कितना है इसका हमारा 3, 4, वो सर्कल जिसका सेंटर 3, 4 है वो लाइन y = 0 को टच कर रहा है। अगर इस लाइन को ये टच कर रहा है तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारा वो रेडियस के बराबर नहीं हो जाएगा, तो यहां पर हम क्या लगाएंगे P = R, P = R लगाएंगे तो हमें A का वैल्यू मिल जाएगा, सिर्फ A ही अननोन है ना यहाँ पर, तो A का वैल्यू बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। P = R लगाएंगे यहाँ पर, P कितना हो जाएगा हमारा y = 0 है ना, तो 4/√1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो डायरेक्ट आप 1 भी लिख सकते हैं। P = R, R कितना होता है हमारा √g² + f² माइनस सी, बोले तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस सी, सी कितना है हमारा 25 - a², तो 16 + 9 25,
तो 25 कैंसिल, क्या बचा आपके पास? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा? मॉड ऑफ ए। और इधर कितना था? मॉड ऑफ 4 बोले तो 4। तो मॉड ऑफ ए हमारा 4 है, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा? +-4। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट 1, द ओनली सर्कल हैविंग रेडियस √10, ठीक है, एंड डायमीटर अलोंग द लाइन 2x + y = 5 इज, और हमारे पास एक सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है। ये कैसा बात कर रहा है यार? ये बोल रहा है यहाँ पर कि डायमीटर एक लाइन है हमारा, और बोल रहा है इस डायमीटर पे √10 रेडियस वाला सर्कल सिर्फ एक ही होगा। द ओनली यूज कर लिया ना, सिर्फ एक ही होगा। तो √10 क्या, कुछ भी रेडियस रहता तो सिर्फ एक ही होगा हमारा। √10 वाला तो बहुत सारा सर्कल हो जाएगा हमारा, एक सर्कल थोड़ी होगा। तो द ओनली क्यों यूज कर रहा है? हाँ, ये बोलता है वन ऑफ द, तो वो बात समझ में भी आता कि हाँ, वो बात समझ में भी आता कि हाँ, क्या ये सर्कल हो सकता है या नहीं। लेकिन यहाँ पर द ओनली बोल रहा है, तो द ओनली तो ऐसे भी करेक्ट हो गया, तो पूरा आपको चेक करने का जरूरत नहीं है। किसी भी एक लाइन पे, किसी एक लाइन पे एक फिक्स रेडियस का सर्कल एक नहीं बहुत सारा हो सकता है, समझे? ऐसे हो सकता है, अगर मान लेते हैं अलग अलग ही नहीं, इंटरसेक्ट भी कर सकता है दो सर्कल √10 रेडियस। और ऐसा कितना सर्कल होगा? इनफाइनाइट सर्कल हो जाएगा √10 रेडियस वाला। तो ये तो बकवास कर रहा है, और बकवास कर रहा है तो इसे आंसर से हटा देता है। ये क्या हो जाएगा स्टेटमेंट हमारा? फॉल्स। ये क्या स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा? फॉल्स। स्टेटमेंट 2 पढ़ेंगे, क्या बोल रहा है हमसे? 2x + y = 5 इज अ नॉर्मल टू द सर्कल। बोल रहा है 2x + y = 5 इस सर्कल का नॉर्मल है। तो चेक कर लेते हैं नॉर्मल है कि नहीं। अगर इस सर्कल का ये लाइन हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब जो सेंटर से पास करता है, अगर इस सर्कल का ये लाइन हमारा नॉर्मल है तो सेंटर से सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल वही होता है जो सेंटर से पास करता है सर्कल का। तो सेंटर देख लेते हैं कितना है इसका, 3,1। सेंटर कितना है हमारा? 3,-1 ना, 3,-1 देख लेते हैं। 3,-1 इस पर लाई कर रहा है कि नहीं, देखेंगे। 2 × 3 +-1 और 5 को उस तरफ भेजेंगे ना, तो -5। 0 आ रहा है क्या? हाँ, 0 आ रहा है, = 0, सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये सही बोल रहा है, 2x + y = 5 इस सर्कल का नॉर्मल है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ट्रू। तो 1 फॉल्स 2 ट्रू, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? फर्स्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 को बहुत ही आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या बोल रहा है? पानी पी लेते हैं यार थोड़ा सा, गला बहुत सूखता है ना गर्मी में। हाँ, तो हम कहाँ थे? क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है हमसे? लेट सी बी द सर्कल विथ सेंटर एट 1,0, 1,1। एक सर्कल सी है जिसका सेंटर कहाँ पे रहा है हमारा? 1,1 पे, और रेडियस कितना बोल रहा है? 1, ठीक है। इफ टी इज द सर्कल सेंटर्ड एट 0,y, एक दूसरा सर्कल है टी जिसका सेंटर क्या है? 0,y, ठीक है, एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन, और वो 0,0 से पास कर रहा है, टचिंग द सर्कल सी एक्सटर्नली, और वो सर्कल सी को एक्सटर्नली टच कर रहा है, देन द रेडियस ऑफ सर्कल टी इज। तो ये सर्कल जो सर्कल टच कर रहा है उसका आपको रेडियस बताना, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर ऐसा करते हैं ना, सबसे पहले कलर चेंज करते हैं पेन का, क्योंकि ये अच्छे से दिख नहीं रहा है। तो सी एक सर्कल है जिसे बोल रहा है सेंटर्ड एट ओरिजिन, तो इसका सेंटर क्या बोल रहा है? नहीं, ओरिजिन नहीं, 1,1, ठीक है। और इसका रेडियस कितना है हमारा? 1। ये सर्कल क्या है हमारा? सी। और एक दूसरा सर्कल है जिसे ये टी बोल रहा है, उसका सेंटर क्या है? 0,y, और वो ओरिजिन मतलब 0,0 से पास कर रहा है और सर्कल सी को एक्सटर्नली टच कर रहा है। तो मान लेते हैं इस तरह से टच कर रहा है, इस तरह से टच कर रहा है। इसका सेंटर कितना है हमारा? 0,0,
y। तो अगर हम इन दोनों का सेंटर को कनेक्ट कर दे, टच कहां पर कर रहा है ये बोला है क्या? विद सेंटर एट 1,1 ना, ये नहीं बोल रहा है, बस ये बोल रहा है कि ये जो सर्कल है वो किससे पास कर रहा है, कहीं पे बता रहा था ना अभी, पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब 0,0 से पास कर रहा है, ठीक है। और ये रेडियस कितना है हमारा 1, और ये मान लेते हैं इसका रेडियस r है। तो यहाँ से अगर इसका सेंटर C1 मान ले और इसका सेंटर C2, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं C1 C2 इक्वल टू r+1। C1 C2 निकाल सकते हैं क्या, डिस्टेंस फार्मूला लगाइएगा, दोनों का आपको पॉइंट पता है ना, C1 और C2 दोनों का, क्या बनेगा 0 - 1 का स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर। रेडियस, रेडियस कितना हो जाएगा आपका, सेंटर से 0,0 का डिस्टेंस देख लीजिए, वही आपका रेडियस होगा, क्या बनेगा 0 - 0 का स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर, और क्या है हमारा 1। तो इस तरीके से हम लिख लेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये 1 का स्क्वायर 1, और इधर से मिलेगा आपको y का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, यही मिलेगा ना। और इधर से कितना मिलेगा, मॉड y आ जाएगा यहाँ से, ये y का स्क्वायर और रूट लगाओ तो मॉड y प्लस 1, ऐसा करिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो ये आपको मिलेगा यहाँ से y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2, और इधर कितना मिलेगा y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 मॉड y। ये y स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से क्या मिलेगा आपको 2 मॉड y प्लस 2y इक्वल टू 1, या फिर -1 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब देखिए अगर y का वैल्यू पॉजिटिव हुआ तो ये मॉड पॉजिटिव के साथ खुलेगा, क्या बनेगा 2y, क्योंकि आपको पता नहीं है ना y आपका पॉजिटिव है या निगेटिव है। 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा आपका 1/4। y का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 1/4, और रेडियस क्या है आपका मॉड y, मतलब रेडियस भी क्या आ जाएगा आपका 1/4। यहाँ से बोल सकते हैं रेडियस इक्वल टू मॉड y है ना आपका, तो रेडियस कितना आ जाएगा 1/4। अगर y का वैल्यू निगेटिव हुआ तो, क्योंकि हमें y पता नहीं, तो हमें दोनों कंडीशन लेके चलना चाहिए। y अगर लेस देन 0 है तो यहाँ से क्या बनेगा माइनस मॉड मॉड y है ना, तो अगर ये निगेटिव है तो माइनस के साथ खुलेगा -2y प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये कैंसिल, -1 इक्वल टू 0 हो ही नहीं सकता है, मतलब y हमारा निगेटिव नहीं पॉजिटिव ही है, y हमारा निगेटिव नहीं पॉजिटिव ही है, ठीक है। तो ये संभव नहीं है, यही संभव है। तो y रेडियस कितना आ गया हमारा 1/4, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 को आप सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐसा क्यों हो गया यार, पेन घिस जाता है लिखने से, ठीक है जैसा चल रहा है चलने देते हैं। हाँ, कहाँ थे हम, क्वेश्चन नंबर 13 में, तो कितना आ गया रेडियस 1/4। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 को हम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा एक सवाल आपसे पूछेंगे, ये सब सॉल्व करने में आपको मज़ा आता है क्या, मतलब ये सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व करने में, अगर आपसे पूछे ये सवाल सॉल्व करने में आपको मज़ा आता है क्या, तो आप क्या बोलिएगा। देखिए आपका जवाब क्या क्या होगा मुझे पहले से पता है। अगर आपसे सॉल्व हो पा रहा है तो मज़ा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। सॉल्व हो पा रहा है तो मज़ा आएगा, नहीं तो नहीं होगा। बट याद रखिएगा क्वेश्चन में दम तभी तक है जब तक आप उसे सॉल्व ना किए हो। एक बार सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन खत्म, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें दम था ही नहीं, हम बेवजह ऐसे ही सोच रहे थे। तो अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाए, उसका सिर्फ एक मात्र तरीका है, मैथ्स के लिए बोल रहे, सिर्फ और सिर्फ एक मात्र तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। एक ना एक वक्त ऐसा आएगा जब आपको क्वेश्चन समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे अच्छे से सॉल्व हो पाए, इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, तभी सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्कल, और हमारे पास दो सर्कल का इक्वेशन दिया है। ये कैसा सवाल पूछ रहा है यार जेईई मेंस, दोनों के बीच कॉमन टेंजेंट कितना है बस ये पूछ रहा है, इतना भी इजी नहीं पूछना था। कब पूछा ये, मुझे डॉट हो रहा है, जेईई मेन में पूछा है, बोर्ड लेवल का सवाल है यार ये। दो सर्कल देके पूछ रहा है कि उन दोनों के बीच कॉमन टेंजेंट कितना होगा। अच्छा हाँ हाँ, उन लोग के लिए मुश्किल हो जाएगा जो कॉमन टेंजेंट कितना होता है वो पढ़ के ही ना गए हों। हमारे लिए मुश्किल नहीं है, हम तो सब पढ़ के आए हैं ना, हम तो इससे कहीं ज़्यादा पढ़ के आए हैं। और ये तो बहुत ही बेसिक सा पूछ रहा है, इतना बेसिक सा पूछ रहा है कि अब मुझे ये बहुत ही ज़्यादा आसान लग रहा है बोर्ड का लेवल से भी नीचे है ये। ठीक है, तो बोर्ड में भी ऐसा नहीं पूछता है यार, इतना आसान कैसे पूछ दिया। दो सर्कल देख के पूछ रहा है कि कॉमन टेंजेंट है कि नहीं, कितना कॉमन टेंजेंट है। दो सर्कल इंटरसेक्ट करेगा तो कितना कॉमन टेंजेंट होगा, दो कॉमन टेंजेंट होगा। अगर दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है तो इन दोनों के बीच कॉमन टेंजेंट कितना होगा, दो। कॉमन टेंजेंट मतलब जो दोनों पर कॉमन, दोनों में कॉमन हो, दो होगा। अगर मान लेते हैं इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो कितना होगा, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट मतलब वो टेंजेंट जिसके अपोजिट साइड में दोनों सर्कल का सेंटर हो। और ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। वो कॉमन टेंजेंट जिसका सेम साइड में दोनों सर्कल का सेंटर, जैसे ये टेंजेंट अगर पकड़ ले, दोनों का सेम साइड में नीचे में है दोनों का सेंटर, तो ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो जाएगा। और ये टेंजेंट अगर पकड़ ले तो इसका लेफ्ट साइड में एक सर्कल का सेंटर, राइट साइड में दूसरा सर्कल का सेंटर है, तो अपोजिट साइड में है ना, इसलिए ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अगर मान लेते हैं सिर्फ टच कर रहा हो तो दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो जाएगा और एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हो जाएगा, डीसीटी, डीसीटी, टीसीटी। ठीक है, और मान लेते हैं इंटरनली अगर टच कर रहा हो तो वही बना ले क्या, मान लेते हैं इंटरनली अगर टच कर रहा हो तो, अगर इंटरनली टच करेगा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट होगा हमारा, एक ही टेंजेंट होगा, वो होगा डीसीटी। ठीक है, और अगर मान लेते हैं एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल है तो कोई टेंजेंट पॉसिबल नहीं है, फिर कोई भी टेंजेंट नहीं है। तो ये सारा केस हम बात किए थे, पहले ही बात कर चुके हैं। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कौन सा केस हमारा बन रहा है। देखेंगे यहाँ पर, ये एक सर्कल है जिसका सेंटर कितना है, C1 मान लेते हैं। ऐसा करते हैं, नीचे लिखते हैं सेंटर C1 कितना हो जाएगा हमारा 2,3। और इसी का अगर रेडियस बात करें R1 तो वो हमारा कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस 12, कितना हो गया हमारा 5। सर्कल 2, इसका सेंटर का अगर बात करें तो वो हमारा कितना हो जाएगा, -3, -9। और इसका रेडियस का बात करें तो वो हमारा कितना हो जाएगा, √, -3 का स्क्वायर 9, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है ना, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81 माइनस सी मतलब -26, कितना हो गया हमारा 81 + 9 90, 90 - 26 कितना हो जाएगा हमारा 64, √64 बोले तो 8, ये हुआ ना हमारा। हाँ ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब अगर हम C1 C2 निकालें तो देखते कितना आ रहा है। C1 C2 निकाले तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर और इधर आ जाएगा 12 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 25, 12 का स्क्वायर 144, तो ये आ गया √169, 169 बोले तो 13। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि C1 C2 हमारा क्या आ रहा है 13, जिसे हम लिख सकते हैं 5 + 8 बोले तो R1 + R2, बोले तो R1 + R2। इन सभी में से कौन सा केस में आपको देख के लग रहा है R1 + R2, C1 C2 का बीच का डिस्टेंस ये वाला, उतना बात करने की जरूरत ही नहीं है, पहले से ही जानते हैं C1 C2 का डिस्टेंस R1 + R2 है, तो ये वाला केस बनेगा हमारा। दिख नहीं रहा है कितना कॉमन टेंजेंट है, दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, तो टोटल कितना 3, 2 डीसीटी और एक टीसीटी। अगर अलग अलग भी पूछता तब भी हम बताए थे, तो ये 3 होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान था, C1 C2 का बीच का डिस्टेंस निकालना था और वो देखना था। आसान, इतना आसान पूछा है यार, कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या बोल रहा है, इसका आंसर लिख दिए ना। हाँ, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कब पूछा गया है, जेईई मेन 2016 में। सवाल क्या है हमारा, इफ वन ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल गिवन बाय द इक्वेशन is a chord of circle S
बोल रहा है इसका एक डायमीटर जो कि सर्कल एस का कॉर्ड है उस सेंटर इज एट -3,2। मतलब सर्कल एस का सेंटर कितना बोल रहा है, -3,2। ठीक है, जैसा बोल रहा है बनाते चलते हैं। ये बोल रहा है ये एक हमारे पास सर्कल है जिसका सेंटर कितना बोल रहा है, इसका सेंटर कितना है, यहां से देख सकते हैं 2,-3। ठीक है, और बोल रहा है इसका एक डायमीटर, इसका डायमीटर, एक डायमीटर का बात करें तो वो एक डायमीटर हम ये मान लेते हैं, एक डायमीटर हम ये मान लेते हैं। तो इसका एक डायमीटर दूसरे सर्कल का कॉर्ड बोल रहा है ना, दूसरा सर्कल को हम बना लेते हैं हरा से। किसी दूसरे सर्कल का कॉर्ड है तो कुछ इस तरह का बनेगा सर्कल। किसी दूसरे सर्कल का कॉर्ड है जिसका सेंटर कितना है हमारा, -3,2, -3,2। तो हमें बताना क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल एस। अच्छा, ये एस का रेडियस बताना, देखेंगे यहाँ पर। अगर मान लेते हैं इसे ए पॉइंट, इसे मान लेते हैं बी पॉइंट, तो अगर इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो ये हरा वाला सर्कल को अभी देखिएगा, ये हरा वाला सर्कल को अगर देखेंगे तो उसके लिए ए बी हमारा क्या हो जाएगा, कॉर्ड। और ए बी का मिड पॉइंट से इसे कनेक्ट कर रहे हैं ना, इस ए बी का सेंटर है ना, ये रेड वाले सर्कल का सेंटर है ना, तो ए बी का मिड पॉइंट हो गया। तो इसे मान लेते हैं C1, इसे मान लेते हैं C2। तो सेंटर कॉर्ड का मिड पॉइंट से कनेक्ट करता है तो वो परपेंडिकुलर भी होता है, इस पर पहले ही बात कर चुके हैं। तो ये परपेंडिकुलर और ये मिड पॉइंट है ना, ए बी कितना है हमारा, रेडियस इसका कितना है रेड वाले सर्कल का, रेड वाले सर्कल का रेडियस निकालेंगे। रेडियस कितना है, √G² + F² - C में 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 -+12 कितना है 5। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 5 हरा से लिखेंगे यार इसे, ये दोनों 5 हो जाएगा, रहने दीजिए रेड से ही 5 हो जाएगा। हमें चाहिए क्या, कहाँ गए, हमें चाहिए क्या, C2A रेडियस ही चाहिए ना हरा वाला का, हरा वाले सर्कल का रेडियस ही चाहिए ना। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, 5 का स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस निकाल लीजिएगा, ये मान लीजिए P है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 5 का स्क्वायर इक्वल टू, ये रेडियस अलग था इसे R1 मान लीजिए, 5 का स्क्वायर, ये R में कंफ्यूज नहीं हो इसलिए इसे अलग ही चेंज कर दिए, इसे R1 मान लेते हैं और इसे R2 मान लेते हैं। 5 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर हमारा क्या बनेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, क्या बनेगा 2 + 3 -+3 का स्क्वायर प्लस -3 -2 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो गया हमारा, और ये 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा क्या, ये 5 का स्क्वायर कैंसिल। एक सेकंड, हम क्या कर रहे थे, रुक जाइए, सबको एक तरफ ही लिख दिए क्या, हाँ। R2 का स्क्वायर हमारा क्या बनेगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारा क्या आ जाएगा 2 -+3 हो जाएगा, प्लस -3 -2 का स्क्वायर, प्लस इधर 5 है ना, 5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना बार आ रहा है, 3 बार, 3 × 5 का स्क्वायर। तो R2 हमारा क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, 3 पे रूट चढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हम R2 निकाल सकते हैं। R2 क्या है हमारा, हरा वाले सर्कल का रेडियस। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, थर्ड ऑप्शन। अच्छा सवाल था ये, सोचा अगर किसी कोई इस तरह से सोच पाया तो जल्दी सॉल्व कर पाएगा क्वेश्चन को। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे क्या बोल रहा है, द सेंटर्स ऑफ दो सर्कल्स विच टच द सर्कल। ठीक है, हमारे पास एक सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है एक्सटर्नली एंड ऑल्सो टचेस द एक्स एक्सिस लाई ऑन पैराबोला सर्कल इलिप्स हाइपरबोला। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर हमसे क्या बोल रहा है, सेंटर ऑफ दो सर्कल विच टच द सर्कल, इस सर्कल को टच कर रहा है, हरा वाले सर्कल को टच कर रहा है, जिसका सेंटर कितना है हमारा 4,4, रेडियस कितना है हमारा
4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस +4, तो ये आ गया 6। ये हरा वाला सर्कल का सेंटर है 4,4 और रेडियस कितना है हमारा 6, रेडियस 6, ठीक है। और हमें वो सर्कल, द सेंटर ऑफ दो सर्कल विच टचेज द सर्कल, दो सर्कल, अच्छा सेंटर के बारे में ही पूछ रहा है, ठीक है। टचेज सेंटर ऑफ दो सर्कल विच टचेज द सर्कल, ऐसा करते हैं ना, कलर चेंज कर लेते हैं, विच टचेज द सर्कल, तो ये मान लेते हैं ये सर्कल है, ठीक है। इसका सेंटर का बात कर रहा है ना, इसका सेंटर मान लेते हैं H, K, इसे मान लीजिए C1 और इसे मान लीजिए C2, इसे मान लीजिए R1, R2 और इसका रेडियस मान लीजिएगा R1, ठीक है। तो हमें इस सर्कल का सेंटर बताना है कि पैराबोला पे लाई करेगा, इलिप्स पे लाई करेगा या हाइपरबोला पे लाई करेगा, मतलब इस सर्कल का सेंटर का हमें एक तरीके से लोकस निकालना है, एक तरीके से हमें लोकस निकालना है, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर, और ये क्या बोल रहा है कि ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ना, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर, अगर ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ऐसा करते हैं ना, इसे कनेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं C1 C2 इक्वल टू रेडियस 1 प्लस रेडियस 2, C1 C2 हमारा क्या हो जाएगा, √H-4 का स्क्वायर प्लस K-4 का स्क्वायर, रेडियस, रेडियस कैसे निकालेंगे हम, H, K का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल ले, एक्स एक्सिस से बोले तो लाइन y इक्वल टू 0 से निकाल सकते हैं क्या, क्या बनेगा K/1 मॉड K/1, ये हो गया R1 और R2 कितना है हमारा 6। अगर आप बोथ साइड स्क्वायर कर दे तो ये हमारा बनेगा H-4 का स्क्वायर प्लस K-4 का स्क्वायर इक्वल टू मॉड K का स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12 मॉड K, यहाँ पर ये लिख दीजिएगा R1, ये R2, ठीक है। तो C1 C2 इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका H-4 का स्क्वायर इक्वल टू K स्क्वायर माइनस K-4 का स्क्वायर प्लस 12 टाइम्स मॉड K और क्या है हमारा प्लस 36 ना, 36 इक्वल टू आ जाएगा आपका, यहाँ से क्या आ जाएगा 2K-4, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 प्लस 12 मॉड K प्लस 36, तो यहाँ से आ गया आपका H-4 का स्क्वायर इक्वल टू 8K प्लस इधर 12 मॉड K है ना, ठीक है, 12 मॉड K और इधर -16 और इधर 36, कितना आ गया 20। एक्स एच क्या था हमारा सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट ना, तो इसके जगह पे एक्स लिख सकते हैं, तो ये बनेगा X-4 का स्क्वायर इक्वल टू 8, के क्या था हमारा वाई कोऑर्डिनेट, तो इसके जगह पे वाई रख सकते हैं प्लस 12 मॉड वाई प्लस 20। अब ये वाई पॉजिटिव निगेटिव ऐसा कुछ कहीं पे दिया हुआ है क्या, ऐसा कुछ यहाँ पर ऐसा कुछ यहाँ पर तो नहीं दिया हुआ है, बट मुझे लगता है वाई पॉजिटिव ही होगा, ये तो कॉमन सेंस का बात है ना। ये बोल रहा है कि जो रेड वाला सर्कल है वो इस सर्कल को 4,4 वाले सर्कल को, इसका रेडियस कितना है 6, तो ये कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। और रेड वाला सर्कल का सेंटर H, K है और रेडियस कितना है, रेडियस है इसका, रेडियस दिया हुआ था क्या, रेडियस नहीं दिया हुआ है ना,
रेडियस नहीं दिया हो, बस मालूम है कि ये सर्कल नहीं, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है यार। रुक जाइएगा एक सेकंड, जो हरा वाला सर्कल है ऐसे इंटरसेक्ट करेगा, और जो रेड वाला सर्कल है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और साथ ही साथ इसको भी टच कर रहा है ना, तो ये नीचे भी हो सकता है ऊपर भी हो सकता है, ये तो कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, पता नहीं सेंटर कहाँ है इसका, तो सेंटर पे बात नहीं करेंगे। वाई पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है इसका सेंटर, पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है इसका सेंटर। ठीक है, तो हमें पता नहीं तो ऐसे ही छोड़ देते हैं इसे। अब बोल रहा है सेंटर लाई ऑन, तो ये किसका लोकस है, ये लोकस हमारा क्या है, क्या इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये तो पैराबोला कर रहा है ना। अगर वाई पॉजिटिव ले लेंगे तो ये क्या बनेगा, एक्स माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 20y प्लस 20, शिफ्टेड पैराबोला। अभी पढ़े नहीं हालांकि, तो शिफ्टेड पैराबोला ये सब क्या होता है डिटेल में बात करेंगे जब पैराबोला पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल इतना समझ जाइए कि ये सर्कल का तो इक्वेशन नहीं है, ऐसे ही आप देख के समझ गए, एक्स वाई स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं है। तो एन इलिप्स विच इज नॉट अ सर्कल, हाँ सर्कल तो नहीं है बट ये इलिप्स भी नहीं है, इलिप्स का दूसरा होता है हमारा इक्वेशन, इलिप्स हाइपरबोला वगैरह क्या होता है वो डिटेल में बात करेंगे कोनिक सेक्शन में, लेकिन इतना अभी समझ जाइए किसका इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, तो यहाँ पर ये सवाल सॉल्व करना थोड़ा सा सही नहीं था, पैराबोला में ही सॉल्व करना चाहिए था, क्योंकि अभी आप पैराबोला पढ़े नहीं है, नहीं फिर भी इतना समझ जाइए कि ये पैराबोला का है। यहाँ तक भी अगर आप पहुंच गए ना इक्वेशन तक, ठीक है, अभी आप पैराबोला नहीं पढ़े कोई बात नहीं, यहाँ तक से समझ जाइए कि ये किसका इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो जो सर्कल सी ये रेड वाला सर्कल का जो सेंटर का लोकस हमारा आया वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं इसे, तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है हमसे, ये लास्ट क्वेश्चन है शायद ना, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, जेईई मेंस का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या 2018 तक ही जेईई मेंस हुआ है अगर ये लास्ट क्वेश्चन है तो, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन इसके बाद का क्वेश्चन किसी दूसरे लेक्चर वीडियो में लाएंगे, अभी जहाँ तक हो रहा है वहाँ तक कर लेते हैं। जो मुझे लगता है क्योंकि 2018 के बाद मल्टीपल पेपर होने लगा था तो बहुत सारा क्वेश्चन हो गया, तो एक में सब क्वेश्चन लाना संभव नहीं है, तो अलग से उसका 2018 के बाद वाले का कभी ना कभी हम ले आएंगे। अभी इतना कर लीजिए, इतना इनफ है। ठीक है, 2018 के बाद वाले प्रीवियस जेईई मेंस क्वेश्चन क्या बचा, 19 20 21 22 23 24, 6 7 साल का बचा हुआ है, तो ठीक है ले आएंगे कभी ना कभी, अभी फिलहाल इतना कर लीजिएगा। तो लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस लेक्चर वीडियो का, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ द टेंजेंट एट 1,7 टू द कर्व टचेस द सर्कल देन द वैल्यू ऑफ सी ईच। यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये जो कर्व है हमारा मान लेते हैं कुछ भी, हालांकि ये पैराबोला ही है, ठीक है, तो हमें पता है पैराबोला ही है, वाई स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6 हो जाएगा ना, पैराबोला ही है, कोई बात नहीं, हमें उससे मतलब नहीं, कर्व बोल रहा है ना तो हम कर्व ही मानेंगे। इफ द टेंजेंट एट 1,7, टेंजेंट एट 1,7, तो मान लेते हैं ये रहा हमारा टेंजेंट एट 1,7। क्या बोल रहा है, टचेस द सर्कल, दूसरा टचर को सर्कल को टच कर रहा है, ठीक है, दूसरा सर्कल को टच कर रहा है, कुछ इस तरह का होगा, देन द वैल्यू ऑफ सी इज। देखेंगे यहाँ पर इस टेंजेंट का इक्वेशन निकाल सकते हैं हम क्या, हाँ निकाल सकते हैं, कैसे, टी इक्वल टू 0 लगा के, किसी भी कर्व पे हम टेंजेंट का इक्वेशन टी इक्वल टू 0 लगा के निकाल सकते हैं, टेंजेंट का इक्वेशन टी इक्वल टू 0 लगा के निकाल सकते हैं। क्या बनेगा हमारा, एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा, एक्स एक्स वन कितना है 1, इक्वल टू वाई की जगह पे क्या हो जाएगा, वाई प्लस y1/2, कांस्टेंट तो एट ही रहता है, तो इस तरीके से टेंजेंट का इक्वेशन हमारा आ जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा 2x इक्वल टू वाई प्लस 7 माइनस 12, बोले तो 2x माइनस वाई और कितना आ जाएगा 5, उधर -5 तो इधर आके कितना बन जाएगा 5 + 5 इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा टेंजेंट का इक्वेशन। अब बोल रहा है कि ये जो टेंजेंट है हमारा इस सर्कल को टच कर रहा है, इस सर्कल को टच कर रहा है, अगर इस सर्कल को ये टच कर रहा है तो P इक्वल टू आर लगा सकते हैं क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से बोलेंगे P इक्वल टू आर।
P इक्वल टू आर। P निकाल सकते हैं क्या? सेंटर पता है ना इसका, तो ये हो जाएगा -8 कॉमा -6, सेंटर ये है ना हमारा, -8 कॉमा -6, तो -8 कॉमा -6 से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। कितना बनेगा हमारा? 2 -8, -8 अच्छे से लिखेंगे, -6 प्लस 5, और नीचे में कितना बनेगा हमारा? √(a² + b²), 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, इक्वल टू रेडियस, रेडियस कितना होता है? √(g² + f² - c), मतलब 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 माइनस सी। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? ऊपर में कितना बन रहा है? -16 + 6 लिखेंगे यहाँ पर। ऊपर में कितना? -16, और इधर से 6 + 5 11, -16 + 11 कितना होता है? -5, और नीचे में कितना आ रहा है? √5 इक्वल टू √100 - c। अगर बोथ साइड हम स्क्वायर करें तो यहाँ से 100 - c कितना आ जाएगा हमारा? ये तो √5 हो जाएगा ना, -√5 बोलिए या +√5 बोलिए, मॉड है तो फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा हमारा, रूट हटेगा तो क्या बनेगा? 5। तो यहाँ से c का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा? 100 - 5 बोले तो c इक्वल टू 95। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा? थर्ड ऑप्शन। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, थोड़ा सा कर्व मिलाया, थोड़ा सा सर्कल मिलाया, थोड़ा सा लाइन मिलाया, तो ये एक तरीके से आपका स्ट्रेट लाइन, सर्कल, सब चीज का कंसेप्ट को चेक कर लिया। ठीक क्वेश्चन था। कब पूछा गया है? 2018 में। अगर आप सही करते तो आपको कितना मिलता है? 4 नंबर। सही पे +4, गलत पे -1। याद रखिएगा, सही पे +4, गलत पे -1। इन जनरल गलत होने पर माइनस होता है कितना? 1/4 ऑफ द मार्क्स ऑफ दैट क्वेश्चन। तो अगर इसका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1/4 कितना हो जाएगा? 1 ही होगा ना, तो 1 नंबर माइनस होगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व कर सकते हैं। और सारा का सारा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, आप खुद से सॉल्व करिएगा। एक बार पहले खुद से सॉल्व करिएगा, और फिर जिसमें दिक्कत होगा वो इस डिस्कशन लेक्चर वीडियो में आप आकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर जेईई एडवांस क्वेश्चन। कैसा लग रहा है आपको ये जेईई मेंस का क्वेश्चन करके? अच्छा लग रहा है ना? तो जेईई एडवांस का क्वेश्चन करके आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आप जेईई एडवांस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले से सॉल्व करके आए, उसके बाद डिस्कस करते हैं उसके ऊपर जो भी जैसा भी क्वेश्चन है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।